नहीं सही बात है। और उसकी वो उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जब मर्जी ट्रांसप्लांट करवा लूंगा, थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और हो जाए, वो तो 1 मिनट का काम है। ओके, लास्ट क्या बात कर रहे थे हम? किसका? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ना? आवाज आ रही क्या? बताना जरा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। और कोई आने वाला है तो रुके 2-4 मिनट और, नहीं तो शुरू करें। शुरू करें? रुक जाए 2-4 मिनट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बताओ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बताओ सर अब। बात तो भाई वाजिब है। गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं? 24 और मेंबर है ना। और उस गवर्नर का आज के गवर्नर से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। गवर्नर इज सिंपली सीईओ, है ना? सीईओ। सीईओ। हाँ ठीक है। मैं 3-4 बार इसलिए बोल रहा था कि तुम फुल फॉर्म बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा था। यही तो है, खेलो दिमाग से। हमें तो ठीक है। तो फिर आगे चल के वो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गए थे, है ना? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ अलग नहीं था, सिंपली सिस्टम वगैरह मैनेजमेंट वगैरह कंपनी का वही लोग देख रहे थे, वही लोग थे। नाम बदल दिया एक टाइम के बाद, है ना, कि थोड़ा सा अपडेशन कर दें, ऐसे लगे कि कुछ नया हुआ है कंपनी में, तो नाम बदल दिया। यार बढ़िया बोतल है, ये पानी पीने वाली बोतल नहीं है भाई। तो बेकार कर, शीशे की? अरे बताओ कितने ml की है? 1 लीटर की है? हाँ भाई, मतलब ठीक है, 20-20 पैक ठीक है। ठीक है ना? हाँ मतलब ठीक। ऐसे इतनी बड़ी बोतल नहीं आती ना। बहुत पता है तुम्हें। ठीक है, शुरू करें फिर। ठीक। सो लास्ट बात हमने की थी 1612 में क्या हुआ था? ठीक है, पोर्चुगीज हारे थे, सूरत जो है ब्रिटिशर्स को मिल गया था, है ना? ठीक। और उसके बाद 1612 में ही रॉयल फरमान वन आया था। रॉयल फरमान वन क्या था उसमें? शासक कौन था? जहांगीर, ठीक है ना? उसके बाद फिर बात देखो आप, अब ये है कि ब्रिटिशर्स को चाहिए दोस्ती, है ना? ब्रिटिशर्स को चाहिए मुगल्स की दोस्ती, क्योंकि हु इज द लैंड पावर? मुगल्स आर द लैंड पावर्स। तब तक मुगल्स आर वेरी पावरफुल, टिल द टाइम ऑफ औरंगजेब मुगल्स आर वेरी पावरफुल। तो अगर आप इंडिया में आते हो, इवन यू आर अ नेवी, आप अपनी घर में पावरफुल होगे, लेकिन जब आप इंडिया में आते हो तो देर इज लैंड पावर विच इज मुगल्स, है ना? पूरा एरिया, मराठास अभी तक जो है पावरफुल नहीं हुए हैं, बाकी एम्पायर्स खत्म हो चुके हैं। सूरी डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सूरी डायनेस्टी भी उतनी ही मजबूत थी। आई थिंक आप लोगों का मिडाइवल भी चल रहा है, बहमनी वगैरह आपने देख ही लिया होगा, है ना? तो बहुत सारे मजबूत एम्पायर थे, लेकिन सब धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए। और मोस्टली उसमें इसलिए भी हो गए क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया के थे नहीं। जैसे अब अगर आप कहीं बाहर जाओ तो एक टाइम आता है कि आप घर लौट जाते हो, है ना? तो बस वही बात रही, तो वही होगा, आप कहीं भी चले जाओ जहाँ आपका घर है, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा आप रिटायरमेंट के बाद चाहे जाओ,
घर लौट जाओगे। बस वही चीज़ रही कि मेन काम लोगों का ये था कि लूटना, इंडिया को जब तक लगे कि लूट पाओ उसके बाद खत्म, है ना। सेम वही ब्रिटिशर्स के साथ रहा, जब तक इनको लगा कि अभी तक चांसेस हैं, लूटते रहे। 47 में लगा कि ठीक है मैक्सिमम रिसोर्सेज अब ले चुके हैं, थोड़ा लोग अवेयर हो रहे हैं, इंटरनेट वगैरह आ गया, लोगों को पता चलेगा तो इमेज खराब हो जाएगी, हम निकल लो उससे पहले, है ना। तो दिस इज द थिंग, ओके। देन 1615 से 18 में तो जहांगीर ने बोला कि भाई अगर दोस्ती करनी है तो किसी घर के बड़े बुजुर्ग को भेजो, रिश्ता अगर करना है तो घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भेजो। तो बड़े बुजुर्ग है सर थॉमस रो, है ना। हाँ, सर थॉमस रो, ड्रिंकिंग पार्टनर मतलब जैसे देखो कोर्ट में कोई बात होती थी, ही इज एन एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब आज के आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला। अब किसी एम्बेसी में आप बैठे हो कहीं पे किसी कंट्री की, अब वहां पे आपको पता चला कि इंडिया के खिलाफ कुछ बात हो रही है, ऐसे ही सर थॉमस रो को पता चलता था कि अरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ पोर्चुगीज या कोई भड़का रहा है इनको, है ना, कि कोई सक्सेसर स्टेट वाला बंदा है जो इनको भड़का रहा है। एक काम करो, कहते थे अरे सब सब छोड़ो, बहुत टेंशन की बात है, आओ इधर आओ। तो एक 60 ml का पैक बना के लाते, कहते ये देखो वाइन 600 साल पुरानी वाइन, है ना, इसको पियोगे तो फिर 2-3 दिन तक होश नहीं रहेगा। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ड्रिंकिंग पार्टनर्स, क्योंकि मुगल्स थे तो खानदानी था, है ना। अरे वो राजा महाराजा का ये नॉर्मल चीज थी। बाकी जो अदर किंगडम्स थे वो भले ना पीते रहे, जो बाहर के किंगडम से लगभग सबका वही था, सुरा, सुरा बोलते हैं सर, आपको पता है ना। अरे ले, पता है सर। सोमरस देखो तो देयर इज अ डिफरेंस, सोमरस इज नॉट शराब, पहली बात। सोमरस इस जड़ी बूटियों का मिक्सचर, इसीलिए शराब पीते, वो देवता पीते थे सोमरस, कभी शराब नहीं बोला। देयर इज अ डिफरेंस। जब वो निकली तो उसको किसको पिला दिया, असुरों को पिला दिया, अमृत खुद पी लिया और बाकी असुरों को पिला दिया ना। खैर देखो देवता भी चालाक थे, उनको पता था कि ये बहुत खराब चीज है, इंसानों को ये बात नहीं समझ आ रही है। ठीक है, जबकि क्या था, कैपेसिटी उनकी ज्यादा रहेगी, देवता थे, पी लेते तो कुछ होता थोड़ी। अरे ज्यादा कैपेसिटी रही होगी ना, कोई भगवान है, पी जाएगा, दो एक बोतल पी भी लेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन उनको पता था कि 60 ml भी नुकसान है, तो अमृत लो। सर थॉमस रो, नोन एज ड्रिंकिंग पार्टनर ऑफ जहांगीर, कुछ भी बात होती थी तो ये जहांगीर को लेकर के जाते थे, अरे छोड़ो यार ये लो। फिर एक दिन इन्होंने निकाली रेड वाइन की बोतल, तो जहांगीर लगा ये क्या बवाल चीज, कहा तो इन्होंने बोला कि देखो भाई एक हाथ दो एक हाथ लो, तुम मुझे रॉयल फरमान 2 दो, मैं तुम्हें ये वाइन की बोतल दूंगा, ठीक। तो आप कन्विंस करते करते, क्योंकि आप ड्रिंकिंग पार्टनर्स हो तो बात बन जाती है। उसके बाद जहांगीर सिंह ने रॉयल फरमान 2 ले लिया। अब उसमें देखो रॉयल फरमान 2 में क्या क्या था, 1617 रॉयल फरमान 2, ठीक है। इसमें दो बातें मेन थी रॉयल फरमान 2 में। अच्छा, किसके टाइम पे, अगेन जहांगीर, ठीक है ना। और पूरा श्रेय किसको जाता है, सर थॉमस रो, ठीक है। ब्रिटिशर्स को स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल, क्योंकि एक मुगल शासक जो कि ही इज पावरफुल, जहांगीर नाम भले ऐसे अभी लग रहा है कोई बैटल वैटल में नाम ना है, ही वॉज वेरी पावरफुल, है ना उस टाइम पे। तो पहली बात ये थी राइट टू स्टैब्लिश फैक्ट्री, अभी तक ट्रेड का लिया था, ट्रेड का ही परमिशन था ना, ठीक है। अब फैक्ट्री, राइट टू स्टैब्लिश फैक्ट्री कहाँ, पूरे मुगल एम्पायर में, जितना मुगल एम्पायर है कहीं भी आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो। इफ यू आर एन ब्रिटिशर यू कैन स्टैब्लिश अ फैक्ट्री, तो कहाँ पे, विद इन द होल मुगल एम्पायर। कहीं भी आप फैक्ट्री लगा सकते हो, परमिशन दे दी। वो रॉयल फरमान लेकर के आप जाओगे पर्टिकुलर एरिया में, जो भी यहाँ का गवर्नर जनरल होगा, जो भी वहाँ का नवाब होगा, आप उसको वो दिखाओ, बोलेगा कि ठीक है भाई जहांगीर का आदेश है, कर लो फैक्ट्री लगाओ, ठीक, क्लियर है। सेकेंड थिंग इज, पहली बात तो एक तो ये थी रॉयल फरमान में, सेकेंड थिंग इज लिबरल ट्रेडिंग। लिबरल ट्रेडिंग में एक पॉइंट ये भी आता है कि ड्यूटी फ्री, ठीक है ना, लेकिन ये सारे एरियाज में नहीं था, ये कंप्लीटली कब ड्यूटी फ्री होगी, जहांगीर के टाइम में। तो जब मैं बोलूंगा कि ड्यूटी फ्री ट्रेड ब्रिटिशर सब कर सकते हैं एक सर्टेन रीजन में, वो जहांगीर के टाइम पे होगा, लेकिन कुछ जगहों पे ड्यूटी फ्री है, पूरे इंडिया में फ्री नहीं है, कुछ सर्टेन रीजन होंगे जहां पे क्या होगा, ड्यूटी फ्री,
या टैक्स फ्री, जो भी लिखना चाहो आप, ड्यूटी फ्री ट्रेड। और क्योंकि देखो लिबरल ट्रेडिंग है, कुछ नियम वियम लगाए होंगे ब्रिटिशर्स मुगल्स ने, वो भी थोड़ा सा उसमें ढील दे देंगे कि चलो भाई, ऐसा मान लो रहा नहीं होगा या रहा भी हो, 6 बजे के बाद तुम इस रूट को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल रहा हो, तो यहाँ पे इनको थोड़ी ढील मिल जाएगी कि ब्रिटिशर्स हो चलो यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इस तरह के जो नियम वगैरह होंगे उसमें थोड़ी सी ढील दे देंगे ये लोग। उसमें एक मेन पॉइंट बस ये था कि ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग पहली बार किसी मुगल एम्पर के टाइम में ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो जहांगीर इज द पर्सन। कुछ एरियाज में ड्यूटी फ्री कर दी, क्योंकि इनका मेन काम ही था रेवेन्यू जनरेट करना। कोई अगर व्यापारी आ रहा है उससे अच्छा खासा रेवेन्यू बनता ना आपका, लेकिन अगर आप ड्यूटी फ्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली दोस्ती के लिए, ठीक है। सो दिस थिंग वाज इन, व्हाट डू यू से, रॉयल फरमान 2, ठीक। जैसे ही ड्यूटी फ्री होगी, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? देर इज अ पावर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर थिंग एंगर्ड द पोर्चुगीज। उन्होंने बोला अब बहुत गुस्सा आ गया मुझे, ठीक। तो जैसे ही ड्यूटी फ्री ट्रेड, उन्होंने लगा कि हम इतने टाइम से हैं, हमें कभी तुमने नहीं दिया, एक नया आया तुमने उसको तुरंत ड्यूटी फ्री कर दी, सब कुछ कर दिया, ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए हैं, ऐसा क्या उसमें जो मुझ में नहीं है? ठीक है। तो दिस एंगर्ड पोर्चुगीज। अब पोर्चुगीज के गुस्से का नतीजा ये होगा कि देयर विल बी अ फाइनल बैटल बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द पोर्चुगीज, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये क्या करेंगे, अब ये सबको फोन करेंगे कि भाई लड़ाई होने वाली है, बंदे बुला लो, ठीक। जितने इनके जिम में कर रहे होंगे सबको बुला लिया इन्होंने। बस दिक्कत हो गई कि ये पहले से इन्होंने ज्वाइन कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो ओके हाँ। तो 1620 1620 में 1620 1620 1620 there is a fierce battle between the Portuguese and the Britishers, and outcome is they are completely eliminated, है ना। So there will be a fierce battle between the British versus Portuguese। हाँ, अब कल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे ये लोग। हारे थे लेकिन तब तक खत्म नहीं हुए थे, अभी बचे हुए थे कुछ कुछ जगहों पे, है ना। नहीं नहीं, ऐसा सच कोई नाम नहीं है। एंड बिकॉज नाम इसलिए नहीं क्योंकि बिकॉज इट वाज अ नेवल बैटल, नेवीज की लड़ाई थी मोस्टली, है ना। तो इट वाज अ नेवल बैटल, क्योंकि ये लोग लैंड पावर्स नहीं है, ठीक। तो ये कहेंगे कि अगर आना है एरिया में आना, तो एरिया कौन सा, समुद्र में, कहेंगे तुमको समुद्र में देख लेंगे आना। तो वहां पे फाइनल बैटल होगा, पोर्चुगीज ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, ब्रिटिशर्स ने की, एंड देन दे डिफीटेड। बेसिकली आउटकम क्या होगा, ब्रिटिशर्स वन। तो ऑटोमेटिकली जितने एरियाज पोर्चुगीज के अंदर अंडर होंगे वो सारे ब्रिटिशर्स के पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक तो ये यहाँ हारे, देयर इज अनदर ईयर विच इज 1631, ठीक है। नेवी हार चुकी है, कुछ लैंड पे भी इनके सिपाही होंगे, ठीक। लैंड पे जो इनके सिपाही थे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स किसके दोस्त बन गए, मुगल्स के, तब सर थॉमस रो पैग ले जाके पकड़ा देंगे, कहेंगे साहब कुछ बचे हैं लैंड पे, थोड़ा उनको एलिमिनेट किया जाए। तो बंगाल में देयर इज अ बैटल बिटवीन द मुगल्स एंड द पोर्चुगीज, इस तरह से वो बंगाल से भी रिमूव हो गए, है ना। देयर इज अ बैटल इन बंगाल, बंगाल वर्ड, बंगाल सूबा, बंगाल में, बंगाल सूबा मीन्स उड़ीसा बिहार एंड बंगाल टुगेदर, बंगाल सूबा, है ना। तो देयर इज अ बैटल बिटवीन, मैं पीआरटीज लिख रहा हूँ, वर्सेस मुगल्स। तो ये लोग यहाँ से भी देखो एलिमिनेट हो गए हैं, ऐसे एक एक जगह से एलिमिनेट होते जा रहे हैं, ठीक है। बंगाल में हारने का मतलब है, तो पीआरटीज दे वर इजेक्टेड फ्रॉम, कौन सा पोर्ट होगा, हुगली पोर्ट, है ना। हुगली पोर्ट से हटते ही सोचो एक बड़ा एरिया मिल गया जहां से ट्रेड कर सकते हैं ब्रिटिशर्स। नाउ द ब्रिटिशर्स गॉट द हुगली पोर्ट, ठीक है, कोलकाता, है ना। तो पहले हुगली पोर्ट क्या कहता होगा, अमी जे तुम्हार, है ना। अब ब्रिटिशर्स आ गए क्या, तुम ही हमार, है ना। तो दिस इज द थिंग, ओके। देन 1661 है, ओके ठीक है। देखो दो तीन तरीके होते हैं पैसा कमाने के, एक तो लड़ाई वड़ाई कर लो, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ले लो, देर इज, देखो ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ, इसको प्लान बी प्लान सी रखना आप लोग, सारे लोग, मतलब लड़के और लड़की कोई भी, ठीक
तो चार्ल्स टू, देयर वाज अ पर्सन चार्ल्स टू, ब्रिटिश ओरिजिन का पर्सन था। इसको डावरी में बॉम्बे मिल गया पोर्चुगीज से, ठीक है। डावरी में इसको मिल गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मतलब प्रेसिडेंसी नहीं बनी अभी फिलहाल, फिलहाल बॉम्बे वाला एरिया जो था वो मिल गया इसको डावरी में, किससे? पोर्चुगीज से। देखो एक एक जगह हथियाते जा रहे हैं, पूरा बम्बई दे दिया दहेज में, बताओ। सही थे ये लोग, इनको लगा होगा कुछ बचा वचा नहीं है, लाओ दे दें, दहेज में ही दे दें, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं 1600s की बात करूं या 17th सेंचुरी की बोलूं, तो मैं सिर्फ एक अगर इसका पूरा सम करूं तो पोर्चुगीज लॉस्ट एवरीथिंग दे हैड। अब उनका नेट गेन जीरो हो चुका है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं फिर 17th सेंचुरी में जो आउटकम होगा, ऐसे एक एरो लगा के कि व्हाट इज द आउटकम। तो 17th सेंचुरी में PRTs मींस पोर्चुगीज लॉस्ट एवरीथिंग, नाउ दे आर बैंकरप्ट, ब्रोक, कुछ भी बोलो आप। ठीक है। अच्छा, कुछ जगहें होंगी जहां पोर्चुगीज अभी भी बैठे होंगे, छोटी छोटी जगहें, जैसे एक प्लेस होगा गोवा, दमन एंड दीव। बहुत छोटे में लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं, सिर्फ वही लोग ऐसे होंगे कि भाई हम अब धर्म वाले लोग हैं, हमें रहने दो, थोड़ा जीने खाने दो, बस उतना तक है ना। अब वो सरेंडर कर चुके भाई, पूरी आर्मी हार गई है ना, तो फिर जो बचे हैं वो थोड़ी लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो सिर्फ और लास्ट तक ही रहेंगे पोर्चुगीज। इंडिया छोड़ने वाले लास्ट पोर्चुगीज ही थे ना, 72, 72 ना, 9, गोवा से कब गए हैं ये? 72, 61, मतलब जब भी गए हो, ठीक है। तो अब जो PRTs हैं पोर्चुगीज, ये लिमिटेड हो गए सिर्फ गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। यहीं तक ये लोग अपना बेसिकली वही लोग हैं क्रिश्चियंस वहाँ के, ठीक है। अभी भी इनके कुछ डिसेंडेंट बचे होंगे वहाँ पे। तो अब बस इनका ये है कि भाई ठीक है, वी आर सरेंडर्ड, जो हमारे लड़ाई झगड़ा करने वाले थे हो गए, हम अच्छे लोग हैं, हमें रहने दो, जीने खाने दो। फिर वही, जैसे वो पठान का बच्चा अल्टीमेटली दे आर क्रिश्चियंस, दे बोथ हेटेड इंडिया, तो भाई भाई है ना। तो जो बचे थे ब्रिटिशर्स ने उनको जीने खाने के लिए छोड़ दिया कि लो जियो खाओ, अभी चांस मिला तो तुमको भी आएंगे, है ना। ओके ठीक है, ये हो गया ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्चुगीज। अब देखो, अब ब्रिटिशर्स वर्सेस डच, देयर इज अनदर पावर, साथ चले थे ये लोग वहां से, भाई भाई साथ चले थे ना, पोर्चुगीज एंड स्पेन, ये साथ चले थे, एक उधर चला गया, एक इधर, और ये दोनों साथ चले थे। एक कहाँ चला गया था? सेलोन, उसको भी तो चाहिए भाई, उसको लगा कि दे आर पावरफुल। अगर आपके पास ताकत है तो आप चलते फिरते ऐसे कंधा मारते हुए चलते हो, हाँ ऐसा होता है कि अगर आप यू आर पावरफुल, आप कहीं भीड़ भीड़ में जाओ तो कंधा मारते हुए चलोगे। डचेस को लगा करे पूरा एरिया तो हमने कब्जा कर रखा है, ये कौन है, हु आर यू। तो फिर अब इनकी लड़ाई शुरू होगी, पहली लड़ाई होगी 1623, 1623, क्योंकि डचेस को भी चाहिए कि वो वाला एरिया कब्जा कर लें ये लोग, है ना। किसको हराया इन्होंने? हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले किस एरिया में? ईस्ट इंडीज में। ईस्ट इंडीज किस एरिया को बोलेंगे मैं वो बता चुका हूं आपको, ठीक है। पहले इन्होंने पोर्चुगीज को हराया, देन द ब्रिटिशर्स, है ना। 1623 में सबसे पहले पोर्चुगीज जो बाहर बचे हुए थे इंडिया के, तो PRTs एंड ब्रिटिशर्स, इनको हराया। ब्रिटिशर्स की आंख खुल गई, ब्रिटिश वर्सेस डच लड़ाई, ठीक है। 1623 में सबसे पहले शुरुआत होती है। टेक्निकली देखो, आप ब्रिटिशर्स पहले पहुंच गए थे, तो कुछ लोग जो यहाँ बैठे थे ना सेलोन के आसपास या ईस्ट इंडीज, इंडिया को आसपास वाले रीजन, उसमें से सबसे पहले इन्होंने उनको एलिमिनेट किया। कुछ पुर्तगाली बच गए थे, उनको भगाया, और कुछ ब्रिटिशर्स वहां बैठे हुए थे, उनको भगा दिया, ठीक। उसके बाद देखो 1658 में कंप्लीटली कब्जा कर लेते हैं लोग सेलोन पे। 1658, सेलोन मीन श्रीलंका, श्रीलंका लिख लो, सेलोन लिख लो, कुछ भी ठीक है ना। तो दे गॉट सेलोन। सेलोन में भी कौन थे? PRTs, पुर्तगाली बैठे हुए थे, इनको एलिमिनेट किया, सेलोन पे पूरा कब्जा कर लिया, ठीक। सेलोन इज श्रीलंका, 1658। अब एक चीज देखो, श्रीलंका पे कब्जा करने के बाद, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हार चुकी है, दोनों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश बोलूं और इनका बोलूं, तो मैंने बोला था कि दो तरह के चार्टर, एक रॉयल एक पार्लियामेंट।
याद है ना? पार्लियामेंट चार्टर किसका था? डचेस का, ठीक है ना? मतलब ये पार्लियामेंट के थ्रू बनी और वो क्राउन, ठीक है, ओके। 1658 में जैसे इन्होंने पोर्चुगीज को पूरा एलिमिनेट किया, नाउ दे आर बिकमिंग अ थ्रेट। आपका कोई पड़ोसी आपके जितना पावरफुल होने लग जाए, नाउ यू आर बिकमिंग अ थ्रेट टू मी, तो देयर विल बी अ राइवलरी। चांस मिलेगा तो मारूंगा, है ना? तो दे आर राइवल्स नाउ। भाई पोर्चुगीज एलिमिनेट हो गए, हु इज द टू बिग पावर्स? ब्रिटिशर्स एंड डचेस, दे आर द टू बिग पावर्स, तो उनमें राइवलरी रहेगी। इनके बीच में राइवलरी ऐसे चलती रहेगी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ठीक है। 1654 से 67 लगातार लड़ाई चलेगी, 1654 से 67, हाँ अच्छा, ठीक है। तो ब्रिटिश और डच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लगातार, ठीक है। तो द बैटल बिटवीन ब्रिटिश एंड डच, ठीक है, देख लो। दोनों में थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। कहीं कोई मान लो घूमता हुआ मिल गया कोस्ट रीजन पे, श्रीलंका ही थी, कोई डच गलती से मछली पकड़ने आ गया, ब्रिटिशर्स उसको पीट दिए। कोई ब्रिटिश गलती से ऐसे केरला आने की जगह थोड़ा श्रीलंका की तरफ चला गया, उसको पीट दिया, है ना? तो ये चल रहा था, मतलब ऐसे लड़ाई वड़ाई चलती थी, ठीक है, ओके। ये या ये, ओके, हाँ देखो, पोर्चुगीज आर एलिमिनेटेड। अब दो बिग पावर्स, देयर इज ब्रिटेन, देयर इज डच, डच मीन्स नीदरलैंड्स, ठीक है ना? अब ये दो बड़ी पावर्स, नीदरलैंड इज सुपीरियर इन द नेवी, मैंने बोला था नेवी इज पावरफुल। तब तक इनको पता नहीं था, जब तक इनकी लड़ाई नहीं हुई। जब एक बार लड़े हार गए तो इनको पता चल गया कि हाँ दे आर पावरफुल। तो 1623 में सबसे पहले ईस्ट इंडीज वाला जो रीजन होगा, इंडिया के आसपास का जो रीजन होगा, उनसे, हमारा देश ईस्ट में है तो पूरे ईस्ट को ये लोग बेसिक एशिया का रीजन है ना, इट इज ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज में दो पावर्स, ब्रिटिशर्स पहले आ गए थे इनसे। भाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, 2 साल बाद इनकी बनी उसको टैकल करने के लिए। तो ये पहले पहुंच गए थे ब्रिटिशर्स। लेकिन इनका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट इज इंडिया, क्योंकि इनको हर जगह से सिर्फ इनको एक चीज पता है, हमें इंडिया पहुंचना है ना? इंडिया पहुंच गए थे। कुछ ब्रिटिशर्स श्रीलंका और वो ईस्ट इंडीज वाले रीजन में बैठे थे, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स पहुंचे, उनको एलिमिनेट किया, पोर्चुगीज वगैरह को हटाया छोटी छोटी जगहों पे। फिर कुछ पोर्चुगीज बच गए थे, तो 1658 में लाइक कंप्लीटली सेलोन को कब्जा कर लिया। नाउ श्रीलंका इज अंडर द डच, कंप्लीटली अंडर द डच। अब कोई पड़ोसी आपका अगर बहुत पावरफुल हो रहा है, नाउ इट इज अ थ्रेट टू यू, बिकॉज पहले भी लड़ाई हो चुकी है, साथ ही निकले थे, और कोई आपसे आगे निकल रहा हो तो बुरा तो लगता है। नाउ दे आर राइवल्स। अब लगातार कंटिन्यूअस अराउंड कितने साल हो गए? ये 13 ईयर्स, 13 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस बैटल, ठीक है। अब देखो आप, इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्टेड इन, ब्रिटिशर्स का एक फायदा था, पार्लियामेंट का कंपनी होना प्लस रॉयल, रॉयल कंपनी होना, मतलब आपको रॉयल आर्मी का सपोर्ट मिलेगा। ब्रिटेन की रॉयल आर्मी बहुत पावरफुल थी, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो तो दे वर वेरी पावरफुल, और ज़रूरत पड़ने पे ब्रिटेन की रॉयल आर्मी इंडिया आती रही है। सिराजुद्दौला हुआ जी, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला छोटा मोटा पर्सन नहीं था। भले उसका जब आप डिस्कस पूरा आप अगर पढ़ोगे ना, देयर इज अ बुक डेडिकेटेड टू हिम। पहली बात, उसको हराना बहुत नामुमकिन जैसा था। वो हारा तो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि रॉयल आर्मी थी ब्रिटेन के पास। एक तो मीर जाफर, पता ही है ना? तो बात यह है कि सिराजुद्दौला हारा अकेले नहीं, क्योंकि रॉयल आर्मी का सपोर्ट मिल गया, नहीं तो सिराजुद्दौला हारता नहीं, तो बात इतिहास कुछ और होता। इंडिया के 4-5 टुकड़े होते हो सकता है, ठीक है, ओके। तो हुआ क्या, ब्रिटिश कौन से एरिया को छोड़ देंगे? इफ डच इज डोमिनेटिंग ईस्ट इंडीज, तो ब्रिटिशर्स वहां अलाउ कोशिश करेंगे कि ना जाएं, क्योंकि हार चुके हैं एक बार, है ना? शोएब अख्तर को कोई देखता है, कोई यूट्यूब चैनल, उसका एक एक टर्म है, कोई टीम हारती है तो कहता फेंटा लगा दिया, है ना? तो इनका फेंटा लग चुका है उधर। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, है ना, क्या फेंटा लगा दो, फेंटी लगा दिया। तो ईस्ट इंडीज में इनको ऑलरेडी फेंटा लग चुका है, कोशिश की इन्होंने कब्जा करने की, लेकिन तो नाउ ब्रिटिशर्स दे आर आउट ऑफ ईस्ट इंडीज, ठीक है। ईस्ट इंडीज से ब्रिटिशर्स कंप्लीटली आउट है, सिर्फ एक प्लेस है जहां पे ब्रिटिशर्स आर स्टिल देयर, द प्लेस इज मलाया।
मलाया में देर इज स्टिल प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। हाँ, मलाया, मलेशिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ ईस्ट इंडीज एक्सेप्ट मलाया। दे स्टेड इन मलाया, कुछ थोड़ी बहुत प्रेजेंस है उनकी मलाया में, अदरवाइज। अच्छा देखो, क्योंकि मैंने बोला कि स्पाइसेस आर बिकमिंग नॉर्मल, उधर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है, एंड कपड़े आर प्रीमियम। राजा महाराजा को कपड़े चाहिए, उनको थोड़ी चाहिए कि मसाला जेब में लेके घूमेंगे। बोलो जुबा केसरी। है, खरीदना होगा विमल उमल खरीद लेंगे, इलायची खरीद लेंगे, ठीक है। तो मसालाज आर बिकमिंग नॉर्मल, बट कपड़े इज, दे आर आउट ऑफ ईस्ट इंडीज, है ना। दे स्टेड इन मलाया ओनली, है ना। मलाया में स्टिल दे हैव द प्रेजेंस, अदरवाइज क्योंकि ये आपके एरिया में इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो डच ने इनको प्रॉमिस किया कि हम आपके एरिया में इंटरेस्ट नहीं करेंगे। तो डच कहां से बाहर रहेंगे? भारत से, इंडिया से, है ना। हाँ, ट्रीटी नहीं थी, बात यह है कि कोई कंक्लूसिव बैटल तो था नहीं। जब दो इक्वली पावरफुल तो बोलेंगे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम मेरे घर मत आना, ना हम तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे ना तुम मेरा काम बिगाड़ना, है ना। तो डच एग्रीड नॉट टू अटैक द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। इन इंडिया, इंडिया से बाहर मिलोगे तो मारेंगे, ठीक है ना। उनको भी पता है भाई इंडिया में आके हराना आसान नहीं है। वाई? बिकॉज मुगल्स आर देयर, दे आर द बेस्ट फ्रेंड, है ना। जैसे आप किसी नेटो कंट्री पे आक्रमण करने का सोच रहे हो, ये उस तरह से था, है ना। तो दे आर, तो बदले में क्या हुआ? डच दे प्रॉमिस नॉट टू अटैक। सिर्फ इंडिया में अटैक नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस था। डच ने क्या प्रॉमिस कर रखा है? आप हमारे क्षेत्र में नहीं होगे तो हम आपको इंडिया में अटैक नहीं करेंगे, बाहर मिलोगे तो फिर हम नहीं जानते कि आप कौन हो, ठीक है। हैं? एक रीजन में थे, डचेस आर स्टिल प्रेजेंट, जैसे ये वहां पे मलाया में है, तो वैसे ही डचेस कहाँ पे होंगे? कोचीन, कोचीन वाला जो एरिया होगा केरला, वहां पे डचेस का प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो दे आर नॉट, दे आर प्रॉमिस्ड लाइक कि भाई नहीं अटैक करेंगे, बट स्टिल दे स्टेड इन कोचीन। थोड़ी सी प्रेजेंस कोचीन में है उनकी, डचेस की, ठीक है ना। तो दे स्टेड इन कोचीन। अगली स्लाइड करते हैं। डीटीज, है ना। डचेस दे स्टेड इन कोचीन, बहुत नॉमिनल प्रेजेंस है, तो ब्रिटिश को भी लगेगा कि इतना थ्रेट नहीं है, है ना। भाई पूरा मोहल्ला आपके घर, आपका घर वाले पूरे मोहल्ले में बसे हों, कोई एक आगे बाहर ही पर्सन बस जाए तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक पर्सन तक कोई दिक्कत नहीं। जब प्रेजेंस उसकी बढ़ेगी तब प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज देयर इज नो इशू, है ना। हाँ हाँ, डीटीज, अरे वो देख मतलब ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो मजे की बात, ब्रिटिशर्स का पैक्ट है, तो ब्रिटिशर्स खुद बाहर नहीं कर सकते, तो ब्रिटिशर्स किसको चूज करेंगे? सोचो, ट्रेवेनकोर। वो रीजन, वहां पे कौन राजा होगा? ब्रिटिशर्स गए मार्तंड वर्मा के पास, कहे साहब डायरेक्टली हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे बिहाफ पे एक काम करो, आप इनको बाहर कर दो। तो देवर एक्सपेल्ड लेटर, देवर एक्सपेल्ड लेटर, देवर एक्सपेल्ड फ्रॉम कोचीन बाई मार्तंड वर्मा, अगेन पावरफुल शासक। ब्रिटिशर्स मिठाई उठाई लेकर के पहुंचे, सोना चांदी। अल साहब ये देखो थोड़ा क्या है ये, अच्छी चीज़ है, एक काम करना होगा। बोले बोलो। इससे पहले ब्रिटिशर्स बोलते ये पहुंच गए, क्या डचेस को हटाना है? बोले कि हाँ, मतलब देख लो आप, मार्तंड वर्मा ने आदेश दिया, फरमान जारी कर दिया, है ना। ईयर क्या था मार्तंड वर्मा का? शौर्य, 2958, है ना, शायद देख लो एक बार, यही है ना। एक्सपेल कब किया था? 1741 में। दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम कोचीन इन 1741। 1741 में ब्रिटिशर्स दे अप्रोच मार्तंड वर्मा, एंड देन मार्तंड वर्मा सेज की तकलिया, ठीक है। उसके बाद 1795, नाउ ब्रिटिशर्स आर बिकमिंग पावरफुल। क्यों पावरफुल बन रहे हैं? बिकॉज देर आर टू थिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, नाउ पार्लियामेंट इज टेकिंग ओवर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे उसकी पार्लियामेंट टेक ओवर कर रही है, यही तो ज्यादातर पावर किसके हो रहा है? पार्लियामेंट का हो रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट भी आ जाएगा तब तक, ठीक है।
तो इससे क्या है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर इनकी पावर बढ़ रही है, पकड़ बढ़ रही है। तो फाइनली 1795 में देयर विल बी अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ डचेस फ्रॉम इंडिया, है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट रिमूवल, डीटीज फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटिशर्स डायरेक्टली। अब इनको लगा कि इतने पावरफुल हम हैं, अब आ जाओ देख लेंगे। तो देर इज अ कंप्लीट रिमूवल बाय 1795। ठीक है, अब तुम अपनी जगह पे रहो, हम अपनी जगह पे रहेंगे, जब हम पावरफुल होंगे तो हम तुम्हारी जगह भी ले लेंगे। हाँ हाँ, कंप्लीट रिमूवल बोल रहा हूँ ना। अगेन देखो, आप एक होगा कि कंक्लूसिव बैटल हो जाए कि फाइनली हार गए, जैसे मराठास देर वॉज कंक्लूसिवली कि वो हार गए, उसके बाद फिर वो उठे ही नहीं कभी, है ना। तो दिस इज द कंप्लीट रिमूवल, अब आप बिल्कुल एकदम खत्म हो, देयर आर नो डचेस लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ था ब्रिटिशर्स वर्सेस डच। अब देखते हैं जरा प्रेसिडेंसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज क्या थी, बाद में वो प्रेसिडेंसी या प्रोविंस बने, है ना। जब एक लैंड एक्वायर किया तो प्रेसिडेंसी वाज व्हाट, उस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसे बोलते थे, प्रेसिडेंसी वाज नथिंग बट द हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स को प्रेसिडेंसीज नाम दे दिया इन्होंने, ना। इट वाज नथिंग बट द हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर किस लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई तो भाई ट्रेड के हेडक्वार्टर्स थे, सिंपल, ठीक है ना। इट वाज नथिंग बट द हेडक्वार्टर्स। क्योंकि अभी प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, पॉलिटी वोलिटी पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, नहीं पढ़ी, पढ़ी है। प्रेसिडेंसी इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट और नॉट, है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं था, बताने का मतलब ये है बस, ठीक है ना। इट इज जस्ट प्योर हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी। जैसे सीईओ है, एक कंपनी का कहीं हेडक्वार्टर होगा, उसको वो लोग प्रेसिडेंसीज बोलते हैं। आज की प्रेसिडेंसी इज डिफरेंट, रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। उस टाइम पे प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था, तो नथिंग टू डू विद द प्रेसिडेंट। अगर लगता है कि भूल जाओगे ना, ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लिया करो, क्योंकि काम आ जाती कभी कभार। अच्छा, 3 प्रेसिडेंसीज थी, नाम बताओ। हाँ ठीक है, मद्रास और कलकत्ता। कलकत्ता की 3 नाम, बंगाल प्रेसिडेंसी भी बोल सकता हूँ, या फिर फोर्ट विलियम भी बोल सकता हूँ। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, कुछ भी बोलो आप, तीनों नाम सही है, ठीक है। हैं, मद्रास कहाँ था, हाँ। हाँ, सेंट जॉर्ज, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या है बेसिकली, दे आर द ट्रेड सेंटर्स, ठीक है ना। कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स, ये किसके लिए होगा, कौन से एरिया के लिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सबसे नीचे। तो साउथ वाला जो ट्रेड सेंटर होगा वो ये होगा, मुंबई कहाँ का होगा, ये कहाँ होगा, ठीक है, हुगली पोर्ट, चाहिए ही था हुगली, है ना। तो ये क्या है, दे आर द हेडक्वार्टर्स। साउथ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा ट्रेड का, मद्रास होगा। वेस्ट का हेडक्वार्टर आपका बॉम्बे, एंड देन ईस्ट का कोलकाता, ठीक है। अब एक एक करके जरा प्रेसिडेंसीज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोविंसेस कैसे, कोई चीज अगर जैसे मैं ये प्रेसिडेंसी बोल रहा हूँ, यही आगे चल के प्रोविंस बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं। प्रोविंस कैसे बनता है कोई जगह, जैसे क्या काम हुआ होगा जो ये इसको हम प्रोविंस बोलने लग गए। ठीक है, उस टाइम पे किसी जगह को प्रोविंस बोलने का, जैसे आप किसी किस बेसिस पे आप किसी जगह को गांव बोलते हो, शहर बोलते हो, कस्बा बोलते हो। टाउन। पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन इज द बेसिस। इतनी पॉपुलेशन है तो गांव, सर्टेन पॉपुलेशन इज कस्बा, देन ठीक है सिटी, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही उस टाइम पे, तो इनिशियली जब ये एक हेडक्वार्टर रहा होगा, तो इनके पास लिमिटेड एरिया होगा, पहली बात। मान लो अगर ये श्री कृष्णा आईएएस है, ये अभी एक हेडक्वार्टर है कोचिंग का, तो सब सिर्फ इतनी जगह एक्वायर कर रखी है। धीरे धीरे ये क्या करेंगी, दे विल एक्वायर मोर एरिया,
मोर एरिया भाई, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो हेडक्वार्टर और बढ़ता जाएगा आपका। आसपास क्या होगा, सेटलमेंट शुरू होगा, ट्रेडिंग सेटलमेंट, कहीं पे आपका ट्रेडिंग सेंटर है, वहां पे आपके बसने लग जाओगे भाई। जब मुझे, अगर मुझे रोज श्री कृष्ण आईएएस आना है तो मैं कोशिश करूंगा आसपास कहीं घर ले लूँ, ज़्यादा ठीक ऑप्शन है। तो मुझे पता है कि अगर, नहीं ले नहीं रहा हूँ ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि भाई मद्रास, नाउ आई एम गवर्नर, और मुझे पता है कि मुझे मेरे फैमिली वैमिली को रोज आना जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उनको बसा लूंगा आसपास। जैसे दिस इज द श्री कृष्णा आईएएस, अपने चारों ओर मैंने सबको बसा लिया, ठीक। अब जब मैं बसा लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेडिंग सेटलमेंट। व्हाई दिस सेटलमेंट इज हैपनिंग, अरे यार वो दूसरा कुछ, अभी वो टाइम नहीं हुआ है 12 बजे के बाद कभी भी आप लोगों को भी बताता हूँ, ऐसे टाइम पे करना जब सब लोग सो जाएं, क्योंकि उसके बाद किसको फोन जाएगा कुछ नहीं पता, गलती से घर चला गया ना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसे कोशिश क्या करो, ऐसे टाइम पे करो जब सब सो जाएं। किसको फोन मिला, कोई उठाएगा ही नहीं, क्या बस रात में फोन कर रहा है, क्या फर्क है ना, है ठीक है। तो इनिशियली ये क्या है, हेडक्वार्टर है। जैसे ही धीरे धीरे एक्वायर करते जाएंगे, ट्रेडिंग सेटलमेंट होता जाएगा, तो ये क्या बनता जाएगा, धीरे धीरे ये टाउन बन जाएगा, बनेगा ना। तो इट विल बिकम टाउन्स, धीरे धीरे टाउन बन गया तो लोगों को शौक लगता है कि भाई अपना घर और बड़ा करे, पार्किंग वर्किंग बनाए, तो वो फिर और एरिया बढ़ाते जाएंगे। इसलिए कहते हैं बॉर्डर पे यूपी बिहार वालों को बसा दो, वो चाइना उन्हें आधा कप जा लेंगे, एक्सपर्ट, मजाक की बात नहीं है, बसा के देखो तुम, ठीक है, शाश्वत है कि नहीं हाँ तो भी तो मुझे पता है भाई, हमारे यहाँ देखो खेत वेत का सीन ये है कि अगर कोई बगल में खेत है और मुझे पता कोई लगातार नहीं आ रहा, तो पक्का मान के चलो कि मेरे खेत एक आध इतना तो बढ़ ही जाएगा कुछ टाइम में, 2 मिनट का काम है वो, ठीक है ना। टाउन बनेगा, देन मोर पीपल विल बी देयर, मोर पीपल, है ना, मोर पीपल, मोर एरिया, ऐसे बढ़ता जाएगा ये, मोर पीपल एंड मोर एरिया, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा एरिया होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये क्या बन जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इन अ प्रोविंस, बाद में चल के ये प्रोविंस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद खैर सिटी बनेगा, सिटी से उसके बाद ये प्रोविंस, ठीक है ना, ओके। तो ब्रिटिश इंडिया में ये एरिया धीरे धीरे चल के इट विल बी कॉल्ड एज प्रोविंसेस, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाएगी, अच्छा खासा पूरा एरिया कब्जा लेंगे वो लोग, है ना। टाउन बना, टाउन से शहर बोला जाने लग जाएगा, शहर से क्या होगा, ऐसे ही सेम काम होकर के ये प्रोविंस में बन जाएगा। और ये प्रोविंस किस टाइम पे बोला जाएगा, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, है ना। अच्छा जो ये मोर एरिया एक्वायर कर रहे हैं ये लोग, इट इज़ बाई 2 टाइप्स, 2 तरीके से हो सकता है, तो खरीद रहे होंगे या क्या कर रहे हैं, दे आर डिफीटिंग इंडियन पावर्स, काम शुरू हो चुका है। दिस एरिया दे आर एक्वायरिंग, यू कैन से बाई डिफीटिंग इंडियन पावर्स। और ये ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, वाई आर दे डूइंग दिस, इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई इंडियन पावर्स को हराने की, बिकॉज देयर इज अनदर इंडियन पावर हु इज बैकिंग देम, मुगल्स आर देयर, दे आर बैकिंग देम ना, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में भी यही होगा, औरंगजेब विल स्टार्ट बैकिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल्दो कि हर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत भयंकर तरीके से हराते हैं वो, मतलब देयर विल बी अ टर्म, दे विल बी क्रस्ड ड्यूरिंग द, जैसे एक छोटे 2-3 साल के बच्चे को एक 40 साल के आदमी से लड़वा दो, ऐसी बात थी वो। औरंगजेब के टाइम पे मुगल्स आर एट दियर पीक, वो पैदा ही कसम खाकर हुआ था, जब वो पैदा हुआ था तो ऐसे टीका लगा हुआ था, कफन बांध के पैदा हुआ था वो, कि जब तक मरूंगा नहीं तब तक मारूंगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, बाई डिफीटिंग द इंडियन पावर्स एंड बाई, ठीक है, दहेज वहेज में मिल रहा होगा, खरीद भी रहे होंगे, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, गोल्ड है उनके पास, लेकर के चले वहां से, ठीक है, ओके। एक एक प्रेसिडेंसीज देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी से, कुछ कुछ बातें, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1652, 1652, ठीक है। और जो पहली फैक्ट्री लगी थी यहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो पहली फैक्ट्री ब्रिटिश इंडिया में कभी लगी वो उड़ीसा में थी, मद्रास में पहली फैक्ट्री कहाँ से होगी, दैट फर्स्ट फैक्ट्री विल बी इन साउथ में, पहली फैक्ट्री कहाँ होगी, अगर मैं साउथ की बात करूँ, मसूलीपट्टनम, है ना, मसूलीपट्टनम, ठीक है। व्हाट वाज द ईयर, 1611, 1611, ठीक है। अच्छा मसूलीपट्टनम, अगर किसी को कंफ्यूजन रही थी, कोस्टल आंध्रा, मसूलीपट्टनम इज नथिंग बट कोस्टल आंध्रा,
कोस्टल आंध्रा, आज का अगर टाइम आप देखना चाहो, मसूलीपट्टनम इज कोस्टल आंध्रा, नदन सरकार वाला एरिया, ठीक है। फिर 1639 दे परचेज्ड, गांव खरीद ले रहे, देख रहे हो कितना पैसा इनके पास है। पहली फैक्ट्री साउथ में है ना, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मद्रास पट्टनम, मद्रास पट्टनम, इस जगह को खरीद लिया इन्होंने, है ना। एक गांव था उस टाइम पे। और जो अभी हम बात कर रहे थे ना सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज की, यहीं पे बना हुआ है ना। इट वाज कन्वर्टेड इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, यहीं पे बना। इस जगह को खरीदा था उन्होंने, ठीक है। इट वाज अ विलेज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज यहीं पे बना है। फोर्ट एंड पैलेस, फोर्ट एंड पैलेस देयर इज अ डिफरेंस कि फोर्ट में क्या होगा, इट विल बी सराउंडेड बाय द ट्रूप्स, अच्छी खासी वहाँ पे घेराबंदी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ, जैसे मान लो ये श्री कृष्ण आईएएस है, यहाँ पे आप दो चार लोगों को बैठा दो सिर्फ गार्ड करने के लिए, तो इट इज़ नॉट फोर्ट, क्या कह सकते हो कि ये कैसे बोलेंगे इसको, कि मतलब एग्जैक्ट घेराबंदी नहीं बोलोगे आप उसको, है ना। इन हिंदी वी कॉल इट घेराबंदी, ठीक है ना। फोर्ट किसी चीज़ को बोलते हैं विच इज़ हैविली गार्डेड, इफ इट्स नॉट हैविली गार्डेड यू कैन कॉल इट पैलेस। जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है दैट इज कॉल्ड पैलेस, राजा रहेंगे, उसकी बेटी रहेगी। उससे याद आया, आपको पता है चांदनी चौक क्यों बना था, आया था, ठीक है। शाहजहां की बेटी थी, ठीक, नाम था शाहजहां, जहांगीर की सॉरी, शाहजहां की थी, हाँ ठीक है, हाँ। शाहजहां की बेटी थी जहां आरा बेगम, ठीक है। जहां आरा बेगम के लिए बनाया गया था चांदनी चौक। तो दो साइड से गलियां होती थी, बीच में देयर वाज अ पॉन्ड, तालाब होता था जिसमें चांद की रोशनी डायरेक्ट पड़ती थी, इसलिए इसको चांदनी चौक बोलते थे, हाँ। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, दोनों जगह भी उसकी बेटी भी। हाँ देखा, अरे यार एआई वाई वाली छोड़ो, वही चीज है ना। अरे उम्र हो जाती है एक टाइम बाद, है ना। अरे वो उम्र हो गई होगी, उम, अरे वो सब ये मत देखा करो, इंटरनेट वाली प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी जाओ मिडिल ईस्ट वहाँ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अफगानिस्तान जाओ वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, वहां से देखो वहाँ फोटो बनी हुई है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, तो नहीं मिडिल ईस्ट नहीं गया बट मैंने फोटो देखी एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे एक सर थे, तो ही इज अवार्डेड फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद समिति, मतलब एक कमिटी होती प्रॉपर, तो वो रिसर्चर हैं, तो उनको ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वो दिखाते रहते थे कि देखो ये चीज़ है ना, ड्यूरिंग माई टाइम ऑफ डी यू। तो ये सब चीज़ें दिखती रहती थी कि भाई ये देखो देवर द ओरिजिनल्स। क्यों मैं बोलता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे थे कि जिनका इतना बड़ा मुंह था, लिटरली दे वर ड्रॉन लाइक दैट, कि आप देख लो डर जाओ। पिक्चर विक्चर में भूत बाद में आए, वो पहले आए थे, उसके बाद उनको देख करके कॉन्सेप्ट बनाया गया हो, ठीक है। ओके, देन 1652, एआई वाली फोटो मत देखो, फालतू बना है। किसको, अगर शाहजहां देख लेता ना ताजमहल, उसी ताजमहल में ना दो लोगों की समाधि बनती है एक तो इस एआई वाले की बनती, ठीक है। तो 1652 में मद्रास प्रेसिडेंसी बन जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे चला था 1652 में, पहले ही आप लिख चुके हो बट फिलहाल मर्जी है, लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे धीरे 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 करते हुए एक साथ नहीं काम किया उन्होंने, फैक्ट्री बनाई, गांव खरीदा, सेटलमेंट करते रहे, और जब एक टाइम पे लगा कि नाउ अब हमारे लोग यहाँ बस गए हैं, इसको प्रेसिडेंसी बना दी, ठीक है ना, सिस्टमैटिक। अच्छा, इसको प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बोलते हैं, दोनों नाम ठीक है, कुछ भी आप लिख लो, है ना। तो वेदर इट्स अ मद्रास प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज के लिए लड़ाई होगी। अनवरुद्दीन जो होंगे मद्रास के नवाब, अभी आगे देखते हैं, फिलहाल कर्नाटिक वॉर में उनका रोल है। नवाब जरूरी नहीं है, इट वॉज अ टाइटल गिवन, टाइटल्स लिखवा रखे मैंने,
सारे ये टाइटल्स क्लासेस देखना, नाजिम, नाइब नाजिम, मीर बख्शी, है ना, ठीक है बस। तो नवाब भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो ठीक है, ओके खैर, ये हो गया। सूरत वॉज द सेंटर ऑफ द ट्रेड टिल 1661, नहीं नहीं 1661, हाँ ठीक है, 1687 तक। तो अभी तक सूरत वॉज सेंटर ऑफ ट्रेड टिल 1687। क्यों? क्योंकि 1687 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन जाएगी, है ना, टिल 1687। और 1687 में अभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी डिस्कस करूंगा, तो उसके बाद वहां शिफ्ट हो जाएगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर एक टाइम आएगा ये लोग कहाँ आ जाएंगे, हुगली पे, कैलकाटा विल बी 70% और इनका ट्रेड जो है वहां से होने लग जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहाँ तक, अभी तक सूरत है आपका मेन एरिया, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1687, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कुछ कुछ पॉइंट्स जल्दी जल्दी लिख लो आप, क्योंकि कर्नाटिक वार तक आज पहुंचना है हर हाल में। तो बॉम्बे कैसे मिला था इनको? चार्ल्स टू को दहेज में मिला, ठीक है, चार्ल्स टू ने दहेज का मिला हुआ चीज इनको किराए पे दे दिया। दे गॉट द बॉम्बे एज रेंट, लाइक कि रेंटल, उस पे एग्रीमेंट पे इनको मिला था, ठीक है ना, ठीक है। तो 1661 चार्ल्स टू गॉट इट इन डाउरी, पहला पॉइंट लिखो आप इसमें, 1661 चार्ल्स टू गॉट बॉम्बे इन डाउरी। किससे मिला था ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पोर्चुगीज से। फिलहाल व्हाट इज मुंबई? मुंबई इज एन आइलैंड बाय द वे, है ना, बॉम्बे वाज एन आइलैंड, आइलैंड ही है ना, ठीक, ओके। तो चार्ल्स टू गॉट इन डावरी, ठीक है, 1668, 1668 डैश करके लिखना, रेंटेड 1668, 1668 रेंटेड बॉम्बे टू EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब चार्ल्स टू ने रेंट पे दे दिया EIC को बॉम्बे, है ना, एट नॉमिनल एनुअल रेट, एट नॉमिनल एनुअल रेट। कितना लिया होगा पैसा, सोच के बताओ उस टाइम पे, एक साल का 10 पाउंड्स। अरे घर की बात है भाई, वो तो दिखाने के लिए रेंट पे जा रहा है ना, तो 10 पाउंड्स वॉज द रेट। चार्ल्स टू इनकी इनकी चाल का एक हिस्सा था, इसीलिए चार्ल्स नाम था उसका, चार्ल्स ब्रिटिश था, इट वॉज प्री प्लान्ड। देखो, तो मैंने कहा दो तीन तरीके हैं, एक लड़ाई करके जीत लो, दूसरे दहेज में ले लो, किसी से जीत ना पाओ तो उसकी बेटी से शादी कर लो, ठीक। मुगल से ही करते थे, जब उनको लगा कि राजपूत को टैकल करना मुश्किल है, जोधा भाई, है ना, तो ये सब होता रहता था। तो इतने टाइम से इंडिया में कर क्या रहे थे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे ना, कि अगर यहाँ पे कोई पावर स्टैब्लिश हुई तो किस तरह से हुई होगी, तो इनको भी ये सारे ट्रिक्स पता थे। कहीं लगा कि भाई अगर हम उसकी लड़की से शादी नहीं कर सकते तो अपनी लड़की उसके घर भेज दो, मोर और लेस सेम, अपने घर की लड़की जाएगी तो ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो मजाक की बात नहीं है ना, ठीक है। 1687 बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एंड देन बिकेम मेन ट्रेड सेंटर, शिफ्ट हो गया सूरत से, मेन ट्रेड सेंटर इज मुंबई। 1687 में जैसे ही बॉम्बे बना प्रेसिडेंसी, आइलैंड था, थोड़ा टैकल करना आसान था। सूरत से शिफ्ट करने का रीजन क्या होगा, एक रीजन बताओ आप मुझे। यस शौर्य, टाइम देखो, सूरत से शिफ्ट करने का रीजन बताओ, व्हाट वाज द मेन रीजन। सूरत मतलब गुजरात, गुजरात से, गुजरात इज अ प्राइम प्लेस, ठीक भाई, ट्रेड के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस, एकदम किनारे पे है। ऑब्वियसली मुंबई भी किनारे पे ही है, बट स्टिल व्हाई दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द गुजरात, बिकॉज दैट गुजरात एरिया इज डोमिनेटेड बाय मराठास, सो दे फियर्ड मराठास, ठीक है ना।
तो आगे ब्रैकेट में लिख लो कि शिफ्टिंग रीजन वाज दे फियर्ड मराठास बिकॉज मराठास आर प्रेजेंट इन द गुजरात। वडोदरा के क्या थे, हैं कौन से थे वडोदरा वाले? गायकवाड़ है ना? नहीं गायकवाड़ ही थे, पता नहीं जो भी रहे होंगे। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा ना, हाँ तो ठीक है। बेसिकली मराठास आर देयर, मराठा से डर है ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी, बिकॉज मराठास आर इमर्जिंग। हु इज देयर एट दिस टाइम? छत्रपति, छत्रपति इज देयर। हाँ अरे शिवाजी गए ना, शिवाजी की डेथ होती ना उसके बाद भी छत्रपति इज देयर ना। हाँ फिर देन साहू जी महाराज के बाद छत्रपति वाला सीन खत्म होगा ना, देन कम्स द पेशवास। ठीक है ओके। तो बॉम्बे कौन सा सेंटर होगा अपने? वेस्ट इंडिया का है ना, तो वेस्ट इंडिया का जो ट्रेड सेंटर होगा दैट विल बी बॉम्बे। ठीक है। देन कम्स कैलकाटा, कौन सा? ठीक है तो पहले देखो हुआ क्या, 1668 में बॉम्बे मिल गया किसको? चार्ल्स टू को, आकाश दहेज में मिल गया उसको। उसने क्या किया, क्योंकि मोर और लेस था ब्रिटिशर ही, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया कि लो पूरे बॉम्बे दे रहा हूँ, 10 पाउंड जो है, पाउंड 10 पाउंड हर साल का देते रहना, इसको रेंट पे ले लो तुम हमसे। जैसे ही रेंट पे मिला ईआईसी को, वो तो चक्कर में थे ही कि कैसे हमको कोई एक स्ट्रेटेजिकल जगह मिल जाए गुजरात के आसपास जिसमें हम पावरफुल हो थोड़े। बढ़िया पुष्कर, बजने दो बजने दो बजने दो, जब कट जाएगा इससे आगे तब शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है आकाश। तो 1687 आते आते ब्रिटिशर्स को इतना लग गया कि नाउ वी कैन डोमिनेट दिस रीजन, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ट्रेड सेंटर था उसको शिफ्ट कर दिया। नाउ मेन ट्रेड सेंटर विल बी बॉम्बे, जितने पूरे इंडिया की चीजें चल रही होंगी बाहर से वो मुंबई से होगा, हेडक्वार्टर इज मुंबई ओनली, है ना? ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन मुंबई, अभी मराठास कहाँ पहुंच गए, इनको लगा कि अच्छा बेटा गुजरात से जा रहे हो, हम भी मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र इट्स अ स्वराज फॉर मराठास। अरे तुम भाग के तुम तो मेरे घर पहुंच गए, तो वो सोचो कि तुम किसी से भाग रहे हो और उसके घर में जाकर के छुप जाओ। क्या कर रहे हो बेटा, घर में आ गए क्या? तो भाई घर के अंदर रहते मेहमान होता है, मेहमान को क्यों नहीं मार सकते? ये घर के अंदर मेहमान है, तनब सरदार देखिए, तो मराठा सर तो बिल्लू पाजी। ठीक है ना, रंधावा दे पुत्र तो नहीं मार सकते, ठीक है, बिकॉज दे आर मेहमान। तो स्वराज में जाके बैठ गए, इनको लगा कि स्वराज खतरे में है, तो अब इनको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। देन कम्स द कैलकाटा प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इनको लगा कि 8-10 साल में इनको लगा कि हम सेफ नहीं है, जब तक घर में है कभी तो बाहर निकलेंगे। तो 1699 यहां से भी मेन ट्रेड सेंटर शिफ्ट होता है कैलकाटा, है ना? कैलकाटा प्रेसिडेंसी बोलो आप, बंगाल प्रेसिडेंसी बोलो, या सेंट फोर्ट विलियम, सॉरी सेंट नहीं, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, है ना? बंगाल, और जब मैं बंगाल बोल रहा हूं तो देर इज उड़ीसा एंड बिहार इज इंक्लूडेड, इट्स बंगाल सूबा। ठीक है ओके। प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी बोल सकते हो इसको आप, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, तो ऐसे ही होता देखो शाश्वत। तो कहीं पे जैसे ट्रेडिंग सेटलमेंट होगा, मान लो मुझे मेरा कहीं बिजनेस है, तो मैं धीरे धीरे वहाँ बसने लग जाऊंगा, ऑफिस ऑफिस बनेगा। एक टाइम पे मुझे लगेगा कि यार मेरा मेजर प्रोडक्शन यहीं हो रहा है, तो मुझे इस एरिया का क्या कर देना चाहिए, फोर्टिफिकेशन कर देना चाहिए। इस तरह से फोर्ट्स बने। तो इनको लगा हुगली पोर्ट पे अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, डर भी था इनको मराठास का, तो इनको लगा कि लो एक किला बना दें ताकि अगर लड़ाई उड़ाई हो भी तो कम से कम प्रोडक्शन बचा रहे। हाँ यार बहुत सारी है, मतलब विक्टोरिया प्लेस पैलेस है ना, पैलेस है ना, रानी थी, है मेमोरियल। मान लो इनकेस कभी विजिट करें तो भाई हमारे पास तैयार हो, क्योंकि क्राउन वॉज द मेन पावर, है ना? कोई भी गवर्नर जनरल रहा तो इट इज बिकॉज ऑफ क्राउन, कोई रिमूव होता था तो बिकॉज ऑफ क्राउन, तो उसको खुश करने के लिए कुछ करना था कि अरे साहब देखो आपके नाम पे ये बनवा दिया हमने। ठीक है ना, जैसे हमने बात की थी ना फारूक सियार के नाम पे फरुखाबाद बनाया, नाराज नहीं करना था ना, उसको पता है कि भाई कुछ नहीं होने जाने वाला, बट स्टिल अप्रेजल। ठीक है चलो ओके। देन इन 1700s, 1700 मतलब 18th सेंचुरी,
1700s इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे, 1700s मेन सेंटर ऑफ ईआईसी ट्रेड, 60% ट्रेड लगभग ईआईसी का यहीं से हो रहा है, कलकत्ता से। 18th सेंचुरी में कलकत्ता इज द मेन ट्रेडिंग सेंटर, 60% ऑफ ट्रेड ईआईसी का टोटल यहीं कलकत्ता से हो रहा है ना, 60% ट्रेड, ठीक है, क्योंकि 1700s में इनको डर है मराठास का, और इनको पता कि इधर आने से पहले आपको टैकल करना पड़ेगा हैदराबाद को, ट्रेवेनकोर भी बैठा है ना। और देखो 1700s मतलब इससे पहले ऑब्वियसली, मतलब तो टीपू सुल्तान इज रेस्ट इन पीस इस टाइम तक, अदरवाइज वो भी बैठे हैं, तो डर होगा ना कि मराठास इधर नहीं आएंगे, टीपू सुल्तान इज देयर, बाकी लोग इज देयर, तो फिर इनको लगा कि हुगली तक सीमित रहो, वो ठीक है। देखो ना ये, अच्छा एक चीज देखो, सोच के देखो, ये देखो, ये इस्टेब्लिश करने का कोई रीजन है? 1699 एग्जैक्ट टाइम देखो ना आप, टीपू सुल्तान डाइड हियर, साउथ इंडिया पे क्या हुआ? कब्जा। वंस टीपू सुल्तान इज डेड, साउथ इंडिया वाला रीजन ये डोमिनेट कर पाएंगे इजीली। एक और रीजन है कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाने का, किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हो आप इसको, है ना। हाँ, टीपू सुल्तान, अच्छा 1799, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। स्टिल ट्रेवनकोर इज देयर, वर्माज डायनेस्टी, खैर 60% ऑफ द ट्रेड, 1651 शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि डायरेक्ट तो बना नहीं दिया होगा, अगेन फिर वही बात, हुगली में फैक्ट्री खोलेंगे ये लोग, तो देयर इज अ फैक्ट्री इन हुगली, फैक्ट्री इन हुगली, नहीं दिख रहा, ठीक है। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ऑफिशियली जो पहली फैक्ट्री थी, इट वाज इन उड़ीसा, आप लिख लो ब्रैकेट में, द फर्स्ट फैक्ट्री बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन उड़ीसा इन 1631, 1631 में पहली फैक्ट्री उड़ीसा में बनाई थी इन्होंने। हाँ, मतलब बेसिकली क्योंकि आप देखो ना बंगाल सूबा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा 31, उड़ीसा, बंगाल सूबा भाई, बंगाल सूबा 1690 कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट सेटअप, 1690s में अब कलकत्ता में अपना एस्टेब्लिशमेंट सेटअप ये लोग तैयार करें, ठीक है, कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट सेटअप इन 1690, ठीक है, तैयारी चल रही है, सामान वामान भिजवाया जा रहा है, अरे 1690 करना 1690 कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट सेटअप, 1696 फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया इन्होंने ना, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट, कलकत्ता में पहले बसाया खुद को, 1696 में दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग इट, है ना, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिशमेंट। 1698 में इनको 3 जगह की जमींदारी मिल जाती वहां की कलकत्ता में, है ना, तो 1698 दे गॉट द जमींदारी ऑफ 3 प्लेसेस, नाम 3 विलेजेस, नाम लिखना आप उनके, द फर्स्ट इन इज कोलिकाता, कोलकाता को उस टाइम पे कोलिकाता बोलते थे, कोलिकाता, देन कम्स सुतानती, सुतानती, ठीक है, देयर इज अनदर प्लेस विच इज गोविंदपुर, गोविंदपुर, सॉरी गोविंदापुर, हाँ गोविंदा यहीं से है। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सुतानती, सुतानती, इन 3 जगहों की जमींदारी मिल गई है, अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कोली काटा बोलो, काली काता बोलो, हाँ, अरे क्या, ठीक है, यहाँ की क्या मिल गई इनको? जमींदारी, दे गॉट द जमींदारी राइट्स ऑफ, अब मेजर जगह आपको मिल गई है, सब कुछ काम हो चुका है, ऑलमोस्ट एस्टेब्लिशमेंट इज देयर नाउ, अब 1699 में इसको क्या कर दोगे, इट विल बी नोन एज द मेन ट्रेडिंग सेंटर और द कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है, इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और नाउ
क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखते हैं जरा। ओके, शुरुआत यहाँ से हुई, कहाँ से? ठीक है, नहीं नहीं, कोलकाता वाला कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है, तो 1700s में बेसिकली 60% इनका ट्रेड सेंटर ये रहा, 60% ट्रेड यहीं से होता था, क्योंकि देयर इज अ फियर ऑफ मराठास। ठीक है, ओके। तो फैक्ट्री इन हुगली, पहली बात फैक्ट्री में बनाई 1651, दे एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन हुगली। ठीक, उससे पहले उड़ीसा में, क्योंकि वो पूरा बंगाल सूबा है, उड़ीसा बिहार एंड व्हाट डू वी से, बंगाल इज देयर। उड़ीसा में 1631 में, देन 1651 में फैक्ट्री इन हुगली। अब हुगली पोर्ट में फैक्ट्री बनने के बाद सीधा क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट सेटअप। अब लोगों को वहां बसाना शुरू किया है ना, ट्रेडिंग सेटलमेंट होना शुरू हुआ 1690 में। जैसे चाइना ने क्या किया, जब उन्होंने कब्जाया लद्दाख को, तो दे स्टार्टेड कि मतलब वहां लोगों को बसाना शुरू कर दो। कोई एरिया कब्जा करने का ये भी एक अच्छा तरीका, वहां बसाना शुरू कर दो अपने लोगों को, है ना। 96 आते आते काफी लोग बस गए। अब उनको लगा कि बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ और इसका फोर्टिफिकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अटैक हो गया गलती से इस जगह पे, तो एक साथ सारी फैक्ट्रीज वगैरह चली जाएंगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। फोर्टिफिकेशन हुआ 1698 में, 3 जगह की जमींदारी मिल गई, मेजर एरिया ऑलरेडी कवर कर लिया इन्होंने। जमींदारी मिलना 2 तरीके से, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनको मिल गया, दूसरा जमींदारी से लैंड मिला ना उनको, बहुत सारा लैंड। भाई 3 मेन विलेजेस आपको मिल गए, लैंड मिल गया। अब उनको लगा अच्छा खासा जगह हो गई, अब इसको क्या कर दो, प्रेसिडेंसी बना दो। तो वही अगेन शुरुआत हुआ था एक हेडक्वार्टर से, टाउन बसाया, सिटी बना दी, फोर्टिफिकेशन कर दिया, प्रेसिडेंसी बना दी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक सो, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो अब शुरुआत वहीं से हो रही है। दैट फोर्ट, वहां पे जो फोर्ट होगा दैट विल बी द फर्स्ट बाय द ब्रिटिशर्स। अदरवाइज कोस्टल रीजन्स पे और भी हो सकता है, नीचे वगैरह से भी पॉसिबिलिटी है, बट ऑफिशियली मतलब कहीं मैंने ऐसा देखा तो नहीं, पर हो सकता है सूरत वाला फोर्ट विल बी द ऑफिशियली फर्स्ट फोर्ट की जो उन्होंने प्रॉपर बनाया। मेन ट्रेडिंग सेंटर उसी को एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। ये तो लाट डलहौजी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो आप, अब देखते हैं जरा, यहाँ तक क्लियर है ना, प्रेसिडेंसीज देख ली हमने। अब देखते हैं राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर, किस तरह से वो इंगेज हुए इसमें, अब ये देखते हैं। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ बिजनेस बिजनेस देख रहे हैं हम। राइज ऑफ ईआईसी एज पॉलिटिकल पावर। तो जब हमने ब्लेम करना शुरू किया ब्रिटेन को, तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारी गलती नहीं है। ठीक, जैसे अगर मान लो कि आपके जियो की सिम पे कोई फ्रॉड हो जाए, तो अंबानी बोल दें कि भाई ये मेरी गलती नहीं, जिससे आपने सिम खरीदा था ये उसकी गलती है। ये वाली बात हो गई है ना, जियो ने आपके साथ स्कैम कर दिया ना, वो अंबानी सेइंग कि भाई जो मेरा सेल्समैन था इससे उसकी गलती है, ये उसका पर्सनल एम्बिशन था, इट्स नथिंग टू डू विद मी। ठीक, जियो जाकर के कैप्चर कर ले साउथ अफ्रीका को, अंबानी बोलेंगे भाई मैंने ये नहीं किया, जो मैंने अपने यहाँ से इंप्लॉयज भेजे थे उन्होंने, ये उनका पर्सनल एम्बिशन था और उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले किसको ब्लेम करने का जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब हम अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम करेंगे, ठीक है, इफ इंडिया इज ब्लेमिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई आपने बहुत लूटा, बहुत मारा, बहुत कुछ किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला आर्गूमेंट ये रहेगा, क्या रहेगा, इट्स नॉट अस, इट इज, हु इज द फर्स्ट पर्सन, किसको ब्लेम करेंगे, सबसे पहला पर्सन जिसने शुरू किया हो, बेच दो बेच दो बेच दो, रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को ब्लेम करेंगे कि भाई ये उसका पर्सनल एम्बिशन था, नथिंग टू डू विद अस। ठीक, तो कुछ आर्गुमेंट्स हैं वो छोड़ा एक एक करके देखते हैं। तो एक सेकंड, क्योंकि अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, यूपीएससी का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो नोज पहले आप लिख लो कि मतलब ब्रिटेन का क्या तर्क है कि हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है ना, तो ब्रिटेन का क्या तर्क है, सबसे पहले आप थोड़ा सा वो लिख लो। ब्रिटेन क्या बोलता है, ब्रिटेन ये बोलता है, जब हमने बोला कि भाई आपने हमें पॉलिटिकली कैप्चर किया, लूटा मारा, तो इस पे ब्रिटेन का तर्क आप लिखो, फिर इंडिया का क्या तर्क है हम उसको देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो इन केस कभी ऐसा यूपीएससी ने पूछा तो नहीं, बट बहुत सारी पूछ चुका तो हो सकता पूछ भी ले। वॉज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, वॉज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया बाई ईआईसी
कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया बाई EIC अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसी कि भाई ये जो हुआ क्या ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं है बट हाँ फिलहाल अब इस पे ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, तो अब इस पे हम ब्रिटिशर्स का तर्क लिखेंगे। वो लोग बोलते हैं नो, ना बोलने का उनका क्या रीजन है थोड़ा सा वो लिख लेते हैं, फिर हम हाँ क्यों बोलते हैं हम वो लिख देंगे, ठीक है। ओके ओके, सो नो के आगे आप लिखना ब्रिटिशर्स हैड नो सच पॉलिसी, ब्रिटिशर्स हैड नो सच पॉलिसी। उन्होंने बोला कि भाई हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी ऐसी, पहली बात। अब उसका कुछ प्रमाण देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रिटिशर्स हैज नो सच पॉलिसी एंड इन फैक्ट, नहीं एंड मत लिखना, इन फैक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारी चीजें हम देखेंगे, फिलहाल आप रेफरेंस के लिए लिख लो। अब उनको कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि ये देखो दस्तावेज देखो हमारा, इसमें कहीं लिखा कन्क्वेस्ट करने के लिए गए हैं, या हमने बोला था कि जाओ इंडिया को कैप्चर कर लो, ठीक है। इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 स्टेटेड दैट, in Pitt's India Act, in fact, Pitt's India Act 1784 stated that inverted comma में लिखो, inverted comma, ठीक है। Conquest in India, conquest in India is repugnant, repugnant, ठीक है। अरे लिखो बताता हूँ, repugnant to wish, ये उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, to wish, ठीक है। हाँ to wish, wish, comma, honor, honor, honor and policy of this nation. Conquest in India is repugnant to wish, honor and policy of this nation. अब इसका एग्जैक्ट वो देख लेना ट्रांसलेशन, बस इसका मतलब ये है कि हम इस कंपनी को ये करते हैं कि जो इंडिया की इच्छा होगी उसकी इज्जत करो, जो उनकी पॉलिसी है उसकी इज्जत करो, और जो भी है ना, ठीक है। तो जो उनका जैसा कुछ है, मतलब क्या है, उनकी संप्रभुता को मत छेड़ना, जाओ और बिजनेस करो। ये टर्म लिखा, ये देखो, ये दिखा रहे हैं कि देखो हमने पिट्स इंडिया में ऐसा लिख के दिया है, इसका मतलब हमारा कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि हम उनको भेज रहे हैं कि जाओ कब्जा कर लो। वी आर जस्ट सेइंग देम कि जाओ और ट्रेड करो, दीज आर द लाइंस दे स्टेटेड दैट, है ना। शशि थरूर साहब का डिबेट देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा लंबा अच्छा खासा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, देखा ना, ये सारे रेफरेंसेस आते हैं उसमें। जब ब्रिटिश लॉयर बोलेगा ना तो ये यही सारी चीजें बताते हैं कि हाँ ये देखो ऐसा ऐसा। हम्म, भाई इतना लूट के लेके गए हो, उसका 200 गुना कर करके वापस करो हमें। नादिर शाह की लूट अगर हमें पता तो क्या लगता ब्रिटिश इंडिया कितना लूट के ले गया, उसका हमें आइडिया नहीं होगा, है। हाँ वो एग्जैक्टली जैसे वो लोग क्या बोल रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, जैसे जो हमारा ये लास्ट मिशन था, क्या था अभी, उसके लिए बोला था कि फंडिंग मिली थी हमें, मिली थी ना, तो बोल रहे थे कि हमारा पैसा वापस करो, कुछ उनके न्यूज चैनल वाले बोल नहीं रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वही चीज़ है कि बोल रहे थे कि हमारा पैसा वापस करो, इसरो को जो हमने फंडिंग वगैरह दी थी वो वापस करो, तो इन्होंने बोला कि भाई जो लूट के ले गए वो वापस करो, है ना। हाँ भाई हमारा कोहिनूर अभी भी आपके पास है, लौटा दो, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना आप, एंड कॉन्क्वेस्ट वाज रिजल्ट ऑफ, कॉन्क्वेस्ट वाज रिजल्ट ऑफ, नहीं नहीं वो हाँ वो वहीं खत्म हो गया है ना, पैराग्राफ चेंज करके एंड कॉन्क्वेस्ट वाज रिजल्ट ऑफ। अब ये बता रहे हैं कि जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, जो कैप्चर हुआ, वो रिजल्ट किसका था, है ना, रिजल्ट ऑफ पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशंस एंड एक्शंस ऑफ प्रोमिनेंट, ठीक है, पर्सनल एम्बिशंस एंड एक्शंस ऑफ प्रोमिनेंट EIC ऑफिशियल, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल, EIC ऑफिशियल
देखो सिंपली ये बोल रहे हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो वो ऑफिशियल से ये टोटली उनका डिसीजन है ना, नथिंग टू डू विद अस, है ना। ऑफिशियल्स इन इंडिया लाइक, ऑफिशियल्स इन इंडिया लाइक, नाम लिख लो एक आध, ब्लेम करने के लिए नाम भी होना चाहिए कि भाई हमारी गलती नहीं, है ना। लाइक हु इज द फर्स्ट पर्सन, द नेम इज रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, गवर्नर भी था इंडिया का, फिर क्या आ जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके थ्रू ये क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। तो गवर्नर भी बोलो, है, अच्छा सॉरी, ही वाज द गवर्नर जनरल ओनली, सॉरी गवर्नर ओनली, ओके ओके, गवर्नर बाद में, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल सूबा, ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल सूबा, बंगाल का था ना, ओके, ठीक है, प्रेसिडेंसी लिख लो या सूबा लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1757 से 60 द टाइम, अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में कौन होगा, पूरे बैटल ऑफ प्लासी का देन ही यही था भाई। दे भाई मतलब रॉयल आर्मी का सपोर्ट वोट अगर हटा दिया जाए तो ही वॉज अ वेरी गुड योद्धा, ही फॉट ब्रेवली, है ना। तो लिखा है कि ही फॉट विद वेलॉर, वेलॉर समझते हो ना, बताओ, हैं शौर्य अच्छा मुझे लगा शौर्य, एंड ओके ठीक है, एंड वेलेस्ली, वेलेस्ली का भी नाम लिखो, कंप्लेन करने के लिए एक और बंदा होना चाहिए, वेल नहीं, वेसल हो गया है तो, वेलेस, डबल एस होगा, ठीक है होगा, वेलेस्ली, एक एस है, एक एस, ओनली वन एस, WELLESELY, वेलेस्ली, 1798 से 1804, and now this guy will be the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, वेलेस्ली, तब तक तो गवर्नर जनरल बन चुके होंगे, वेलेस्ली, अरे भाई, हैं मैं कह क्या रहा हूँ, मैं फर्स्ट तो बोल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ही बोल रहा हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गलत बोल रहा हूँ क्या, सही है ना, बताओ, सो रहे हैं सब, मैंने कभी फर्स्ट बोला, मैं कह रहा हूँ, अरे मैंने फर्स्ट बोला शौर्य, देखो भाई मैंने सिर्फ बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने कहा इस टाइम तक तो गवर्नर जनरल का कंसेप्ट आ चुका था, ठीक है, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया ना, वेलेस्ली 1798 टू 1805, दिस वाज रिफर्ड एज, दिस इज रिफर्ड, ऐसे लिखो आप, दिस इज रिफर्ड एज, इसको बोलते हैं सब इंपीरियलिज्म, दिस इज रिफर्ड एज सब इंपीरियलिज्म, हाँ सब इंपीरियलिज्म, एक टर्म बना दिया सब इंपीरियलिज्म, होता क्या समझा देता हूं, डोंट वरी। तो इंपीरियलिज्म क्या होगा, जब एक स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, दैट इज इंपीरियलिज्म। अगर स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी पर्सनल एम्बिशन से किसी एरिया को कैप्चर कर ले, तो उसको इन्होंने क्या टर्म नाम दे दिया, एक नया टर्म बना दिया कि भैया इट्स नथिंग टू डू विद अस, इट इज सब इंपीरियलिज्म, एक नया कंसेप्ट बना दो कुछ भी अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो किसी भी सब ऑर्डिनेट, इफ देयर इज सब ऑर्डिनेट, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है और सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट अगर किसी स्टेट का वो किसी जगह को कैप्चर कर ले, है ना, तो इसको बोलेंगे कि सब इंपीरियलिज्म। स्टेट का नथिंग टू डू विद, स्टेट ने आपको भेजा था, यू आर अ सब ऑर्डिनेट ऑफ द स्टेट, और आपने किसी एरिया को कैप्चर कर लिया, तो उसको इन्होंने सब इंपीरियलिज्म का नाम दे दिया। तो मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव एंड वेलेस्ली ने किया, इट इज कॉल्ड ए सब इंपीरियलिज्म, नथिंग टू डू विद द क्राउन, हमारी कोई गलती नहीं है ना, ये उनकी पर्सनल इच्छा, पर्सनल एम्बिशन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन शाश्वत यही तो अब हम भी तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैं किसी को भेजूं, ठीक मान लो इन केस मैं किसी को भेजूं, जैसे गाड़ी सलमान खान नहीं चला रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, सबको ही पता होगा, है ना, तो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल होगा। अरे मैं किसी को भेजूं, अगर मान लो मैंने किसी को कहीं भेजा और कुछ हो गया, एक्सीडेंट कर दिया उसने, कुछ भी कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैंने उसको भेजा था, आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। कोई गड़बड़ होगी, अगर रिलायंस स्कैम, जियो हमारे साथ कोई स्कैम होता, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ओनर ऑफ द कंपनी। ये थोड़ी बोलोगे कि ये पर्टिकुलर एजेंट है, भाई क्यों इस एजेंट को हायर किया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, हु हायर्ड दैट एजेंट, मैंने हायर किया क्या, हाँ नहीं किया ना। क्राउन ने अगर इसको बनाया है, किससे बनाई है,
रॉयल चार्टर से। तो अपॉइंटमेंट की शक्ति किसके पास होगी? क्राउन के पास होगी। अगर आप ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि ये गड़बड़ कर देंगे, तो ये गलत बात है। आपने रोका क्यों नहीं? हटा देते। तो ये क्या बोलते थे कि भाई 1 साल की दूरी पे थे, जब तक पता चलता था तब तक तो काम हो चुका था। तो ये इन्होंने बोला कि 1 साल बाद हटा देते, 1 साल बाद हटा देते। तब भी नहीं हटाया आपने। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। बैटल ऑफ प्लासी से जितना पैसा आपको मिला, मैंने एक अमाउंट लिखवाया था आई थिंक आपको, कि द क्राउन वाज गेटिंग पेड ह्यूजली, बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा था उनको। अगर नहीं लिखवाया तो अभी लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, आप इंडिया में लुटवा रहे हो, उसके बाद उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बाद में एक टाइम बाद आप बोलते हो कि नहीं भाई हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, है ना। 4 बजे का बोला था। एयर फाइबर पता ना जियो का? नहीं पता? देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एयर फाइबर। मैंने कहा ट्राई करने के लिए लगवा लेते हैं। मैंने गलती से बुकिंग करवा दी, अब ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, किसी को लगवाना हो तो एक चीज़ जान लो, अगर गलती से 1000 रुपीज़ की बुकिंग होती है एयर फाइबर की, किसी को गाँव में कहीं नेटवर्क की दिक्कत हो, एयर फाइबर लगवा सकते हो आप, वेरी गुड। लेकिन वो 1000 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं है, पहली बात। और अगर आपने 6 महीने का प्लान ले लिया, दैट इज मिनिमम प्लान, वो भी रिफंडेबल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। 1000 बुकिंग करके मन बदल गया कि नहीं लगवाना है ना, तो देर इज नो कस्टमर केयर। समझ रहे हो ना? कोशिश की मैंने, रात भर कोशिश की बहुत, लेकिन नहीं हुआ। तो बता दूं, देर इज नो कस्टमर केयर, आप कॉल नहीं कर पाओगे उनको। और ये कंसेप्ट न्यू है, तो जो आपके पास इंस्टॉल करने या जो टीम आपको असाइन होगी, उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं कि कैंसिल करके आपको पैसा प्रोवाइड करवा दें। तो देर इज नो गोइंग बैक। इंस्टॉलमेंट ले लो, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट। अगर आप 30 Mbps वाला प्लान लेते हो तो मैं रिलायंस का वो हूँ, सेल्समैन, ठीक है। 30 Mbps का प्लान लोगे तो द कॉस्ट इज अराउंड 5300। इसमें इंस्टॉलेशन एंड 6 मंथ्स का, प्लस आई थिंक 2 मंथ्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो 8 महीने के हिसाब से बुरा नहीं है। एयर फाइबर मीन्स आधी बारिश तूफान कुछ भी आएगी, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। बारिश आती थी, टीवी चला जाता था ना, टीवी में कुछ नहीं आता ना, उसमें आएगा, बिकॉज इट्स एयर फाइबर, ठीक है। तो कमीशन मिलेगा मुझे, मेरा रेफरल कोड यूज करना। खैर, तो अच्छा, अब जरा यस देखते हैं हमारा वाला, ठीक है। हमने क्या बोला? जो यस वाला आर्गुमेंट है कि हाँ भाई तुमने किया, इट्स बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो यस वाले में पहला आप लिखो, द स्टेट इनेबल्ड, पहला पॉइंट, द स्टेट इनेबल्ड, सपोर्टेड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम इंपीरियलिज्म। तो जो ब्रिटेन था, ठीक। अगर आप एक बात बताओ, आपने नहीं कुछ करना था, आपने बोला कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बैटल ऑफ प्लासी 1757 आपने रॉयल आर्मी भेज दी, किसके साथ लड़ने के? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। फिर आप बोले आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप थोड़ी पहुंच गई रॉयल आर्मी। भाई उड़ के थोड़ी आ गई कि भाई रॉयल का सम्मान किया, जिन थे चिराग वाले, ऐसे किया, है ना। सेकेंड पॉइंट, ओके, द स्टेट इनेबल्ड, सपोर्टेड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम इंपीरियलिज्म। इनेबल आपने किया, कंसेप्ट कौन लाया इंपीरियलिज्म का? ब्रिटेन। सपोर्ट आपने किया, आर्मी भेज रहे हो आप अपनी लड़ने के लिए, एंड यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, चार्टर्स इशूड बाय द स्टेट। समझाता हूं कैसे चार्टर्स ने हेल्प की, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, बट आप लिख लो फिलहाल। चार्टर्स इशूड बाय द स्टेट गेव टूल्स टू, gave tools of, sorry, not to, gave tools of, charters issued by the state gave tools of conquest to the EIC। टूल्स याद है मानो? कौन कौन से टूल्स मिले थे? वेज वॉर, वेज वॉर, ट्रीटी। क्या कर रहे हो आप? इनडायरेक्टली आप उनको पावर्स दे रहे हो ना, यू आर गिविंग देम पावर टू वेज वॉर, पुट पर्सनल आर्मी, कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड। की जरूरत हो तो हायर भी कर लो। राजपूत और अफगान किस लिए बैठे हैं? आओ हायर करो, हमको मारेंगे हम, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट गेव इट्स मिलिट्री टू EIC। अगर आप लिखना चाहो तो इन बैटल ऑफ प्लासी 1757 रॉयल आर्मी वाज देयर अगेंस्ट सिराजुद्दौला। लिखना चाहो लिख लो, याद रहे तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। हाँ, द स्टेट गेव इट्स मिलिट्री टू EIC इन द वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट 1757। दिस वॉर वाज अ प्योर कॉन्क्वेस्ट थिंग, है ना, टू EIC इन द वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक। इन ब्रैकेट लिखना चाहो तो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट रॉयल आर्मी वाज देयर।
ईआईसी की तरफ से रॉयल आर्मी भी लड़ रही थी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। और उस लड़ाई के बाद वो रॉयल आर्मी इंडिया में ही रह जाएगी, जिस जो बात पसंद नहीं आएगी फ्रेंच को, क्योंकि इंडिया में सबसे आखिरी में कौन पहुंचेंगे? फ्रेंच। फ्रांस विल बी द लास्ट। उनके पास भी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, ठीक है, वो भी आएंगे। तो ये लोग जब पहुंच गए, दूर से देख रहे हैं अभी कि मरो कटो, हम भी आएंगे धीरे धीरे, है ना। वेटिंग की, ठीक है डिक्लाइन होने दो, मुगल्स को जाने दो, औरंगजेब का इंतजार करते कि मरने दो इसको, हम भी आते हैं फिर। तो जब सब चले गए तो इनको लगा कि जैसे होता ना कि अगर आप कमजोर हो तो आप क्या, बड़े लोगों को लूटते उठते देख लो, बैंक वैंक लूट लेने दो। अब बैठे हुए हो ऐसे किनारे, एक बढ़िया बोरी वोरी ओढ़ करके। जब वो चले गए, जो गिरे हुए नोट हैं, कुछ तो होगा, लाओ इसको समेट लें। तो फ्रांस भी ऐसे करके आया था। ब्रिटेन की इरादे अलग थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इकोनॉमिक नेक्सस वाज देयर। इकोनॉमिक नेक्सस, नेक्सस समझते हो आप? नहीं। इकोनॉमिक नेक्सस वाज देयर बिटवीन ईआईसी एंड द गवर्नमेंट, कि आप पैसा लूटो और हमको दो। इकोनॉमिक नेक्सस वाज देयर बिटवीन ईआईसी एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन की, इंडिया की नहीं। मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तो चुनाव टाइम है, ऐसा ऐसा बोल रहा हूं, तड़ी पार हो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट लिख लो आप। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, एज आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। EIC was regulating act and Pitt's India Act. EIC was under control and supervision of the state. अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द स्टेट। अब ब्रिटेन के राज्य के अंडर आप आ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा समझाता हूँ कि इन एक्ट्स ने कैसे इनको जो है पावर्स दी, वो भी अगर आप आगे लिखना चाहो तो उसको आंसर में अपने इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में ईआईसी के लिए, ईआईसी को क्या करना है, इट विल बी डायरेक्टेड बाय द क्राउन। क्राउन बताएगा कि आपको क्या करना है, पहली बात, ठीक है। तो ईआईसी गेट्स डायरेक्शंस फ्रॉम क्राउन। इस एक्ट में एक तो आप ये कह रहे हो कि क्राउन ईआईसी को ऑर्डर देगा, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ईआईसी की चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। ये तो दो तरफ की बात हो गई ना, ठीक है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द क्राउन आफ्टर दिस रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है 1857 में, कंप्लीट कंट्रोल विल बी ओवर द, कि पूरा स्टेट के पास चला जाएगा, ठीक है। देन कम्स पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कैसे रिलेट होता है इससे? पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें कुछ एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बता देता हूँ। इट वॉज 11 साल बाद ना, 84, 84 ही था ना। हाँ ठीक है, मानो कह रहा नहीं। okay. इस एक्ट के थ्रू पहला पॉइंट, कंपनी केम मोर अंडर द स्टेट, यहां थोड़ा आई थी और स्टेट के अंदर आ गई, ठीक है। कंपनी केम मोर अंडर स्टेट, ठीक है। स्टेट ने अपने कानून में ले लिया कंपनी को कि नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। पहली बात, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, अभी तक ऑफिशियल्स डायरेक्टली क्राउन या स्टेट ये नहीं कर रहा था कि हम अपॉइंट कर रहे हैं। इस एक्ट के बाद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट कौन करेगा? इट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ब्रिटेन से अपॉइंट होकर के आएंगे, है ना। इस एक्ट ने एक और प्रोविजन किया कि भाई जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होंगे, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मींस गवर्नर, ठीक, गवर्नर जनरल,
कमांडर इन चीफ, ठीक है, ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। एक जीजी, गौतम गंभीर मत लिख लेना, ठीक है। गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन्स परमिशन, है ना। इनको अपॉइंट करने के लिए मतलब देखो, क्राउन की परमिशन का मतलब क्या है, मान लो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी बोलो, ठीक। उन्होंने बोला कि साहब इस पर्सन को हम भेज रहे हैं एज अ गवर्नर जनरल इंडिया। क्राउन ने नाम देखा, क्या नाम, मजा नहीं आया नाम में, इसके नाम में टाइटल नहीं है, क्रिश्चियन होना चाहिए, जो दूसरा नाम लेकर आओ। फिर किसी को लेकर आएंगे, बोला कि साहब ये नाम खोज के लाए, ये देखो अच्छा नाम है, क्रिश्चियन है, सर थॉमस रो। हंसने वाला चीज लेकर आओ, रो, है ना, देर से समझे। अच्छा ठीक है, क्या ये भी पसंद नहीं आया? अब 3-4 बार आप अगर किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे, अब अपने पापा को कुछ बताओ, पापा ये कर लेते हैं, पापा अच्छा ये कर लेते हैं, पापा नहीं। फिर आप क्या बोलोगे, पापा से बोलोगे आप ही बता दो क्या करें, तो फिर कौन बताएगा? 2-3 बार रिजेक्ट हो गए तो फिर ये बोलेंगे भाई क्राउन आप ही बता दो किसको अपॉइंट करना है, तो क्राउन बोलेगा कि ये रॉबर्ट क्लाइव को भेजो, ये देखो अच्छा नाम है। रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो इस तरह से क्राउन विल बी डोमिनेटिंग दोस पोस्ट। परमिशन इससे लेनी है तो बार बार रिजेक्ट करता रहेगा अगर मन का बंदा नहीं हुआ। जहां सहमति बन गई, पता चला कि ये अच्छा लूटने वाला बंदा है, उसको भेज दो। वहां लगे कि हाँ ठीक है भेज दो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ये वहां चले गए। एक और चीज देखना, ठीक है। इंपीरियलिज्म जैसे मतलब इससे अच्छा, एक इसमें और पॉइंट आपको बता देता हूँ, एक और प्रोविजन था इसी में, एक और क्लॉज था ईस्ट इंडिया एक्ट का। तो इस क्लॉज से वहां लिखूं, चलो इधर देख लेता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट का एक और क्लॉज था जिसमें बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो कंट्रोल नाम से समझ आ रहा होगा कि ये किसको कंट्रोल करने के लिए बना है, ईआईसी को, है ना। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन होंगे? सबसे पहली बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पहली बात इसमें पार्लियामेंट के लोग, नॉट ओनली द क्राउन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे पहली बात, एंड दे कैन इशू बाइंडिंग ऑर्डर्स टू द कंपनी। एक होता है कि बताना कि क्या करना है, एक होता है बाइंडिंग ऑर्डर। समझते हो व्हाट इज बाइंडिंग ऑर्डर? देयर इज अ डिफरेंस। पापा बोलते कि अगर ये किया तो काट डालूंगा, दैट्स इट बाइंडिंग ऑर्डर। और ये बोलने कि ये मत करना, तो देयर इज अ चांस कि कर देंगे तो एक आध तमाचे में बच जाएंगे, ठीक है ना। बाइंडिंग ऑर्डर इज मीन्स ना तो ना, लक्ष्मण रेखा इज द बाइंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ओके। तो दे कैन इशू द बाइंडिंग ऑर्डर्स टू द कंपनी। ये हमारे यस वाले हैं। एक तो आपने बाइंडिंग ऑर्डर्स कंपनी को दे दिए, आपने बोला कि भाई बाइंडिंग ऑर्डर की पावर हमारे पास, फिर आप करो कंपनी अपने मन से काम कर रही है, ये क्या बात हुई, है ना। तो दे कैन इशू द बाइंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना। ये पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही इनको ये पावर मिली कि बाइंडिंग ऑर्डर्स दे सकते हैं कंपनी को कि अगर ये नहीं तो नहीं, अगर ये करो तो करो, है ना। फिर यू आर सेइंग कि भाई ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, इट इज द पर्सनल एम्बिशन एंड एक्शन, ये क्या बात हुई, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें एक और तर्क इंडियंस का, जो इंपीरियलिज्म हुआ अगर आप देखोगे तो हमेशा ये गवर्नर जनरल्स ने किया है, एंड दोज गवर्नर जनरल्स आर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। तो इनडायरेक्टली हु इज इन्वॉल्व? क्राउन। अनदर पॉइंट इज जो भी इंपीरियलिज्म हुआ, क्योंकि मैंने बोला था कि विदाउट स्टेट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक और पॉइंट आप उसमें लिख लोगे यस में, कि हमारा जो तर्क था उसमें ये भी तर्क था कि इंपीरियलिज्म वाज डन बाय द गवर्नर जनरल्स। जो भी गवर्नर जनरल रहे उन्होंने ही इंपीरियलिज्म किया, एंड दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय यू, तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। ये थोड़ी बात है कि भाई इफ दे आर आपको जवाब दे रहे हैं तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो दिस इज द थिंग। तो ये कुछ तर्क थे इंडियंस के, और बहुत सारे तर्क थे, इतना बहुत है। 150 वर्ड्स के लिए आई थिंक इतना मटेरियल इज इनफ। हो गया, आप ये कर लो तब तक मैं ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ओके। ये
पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो क्या हुआ, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होंगे कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन करेगा, पहली बात। इसी एक्ट में एक और क्लॉज बनाया गया जिसमें क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, एक बोर्ड बना दिया गया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। और ये बोर्ड क्या करेगा, ऐसे ऑर्डर्स देगा जो कंपनी पे बाध्य होंगे, बाइंडिंग मतलब बाध्य। अगर बोर्ड ने बोल दिया कि कंपनी ये नहीं करेगी तो कंपनी नहीं करेगी किसी भी सूरत में, है ना। अगर बोर्ड ने बोल दिया ये करना है तो मतलब करना है ना। ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं जरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर बाय द ईआईसी। पॉलिटिकल पावर का समझ आया कि किस तरह से बने, नाउ एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश किया, है ना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फायर, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। किस तरह से उन्होंने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। जब तक वो ट्रेड करने आए थे, जब तक उनका ट्रेड का काम चल रहा था, तब तक चीजें ठीक चलेंगी। सबसे पहले लड़ाई कहाँ शुरू होगी बताओ। अभी तक उनका ट्रेड चल रहा है, जैसे जहांगीर था, काम चलता रहा। जहांगीर के बाद कौन आएगा, शाहजहां भी कोई बहुत वायलेंट आदमी नहीं, तब तक ठीक है, ट्रेड वेड में कुछ ज़्यादा 3-5 नहीं करेगा। औरंगजेब जब आएगा, है ना। क्यों आए, क्यों दिक्कत होगी ये बताओ अच्छा मुझे, दिक्कत कहाँ शुरू हुई। हाँ हाँ, तो लड़ाई करता ठीक है, इनसे क्या करेगा, दादा परदादा के दोस्त बने हुए तो ठीक है। बात यह है कि जब लड़ाई होगी, ठीक, जब लड़ाई होगी तो ट्रेड नहीं होगा। सोच के देखो, फरीदाबाद में अगर एक ऐसे जैसे नूह में प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या यहाँ दुकानें उकानें खुल रही थी, सब कुछ बंद हो जाएगा कि नहीं। अल्टीमेटली द वॉर विल अफेक्ट द ट्रेड, वाई आई सी इज देयर टू डू ट्रेड। अगर मैं किसी काम के लिए कहीं जाऊं नहीं होगा, एंड आई हैव द पोटेंशियल, तो फिर मैं भी करूंगा कि जबरदस्ती करूंगा, कोशिश करूंगा ना करने की, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब कन्फ्रंट करेगी ईआईसी, डायरेक्ट औरंगजेब से डायरेक्ट भिड़ेगी, दैट इज 1686, ठीक। 1600 पहले इन्होंने देखा औरंगजेब ने शुरू किया तो किसी तरह से मुश्किल से ट्रेड वेड करते रहे। फिर एक टाइम हुआ जब पानी नाक से ऊपर चला गया, अब इनको लगा कि अब बहुत गुस्सा आ गया मुझे, अब मार होगी, ठीक है। औरंगजेब ने बोला ठीक है, जगह तुम बताओ हम आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर तो यहाँ पे क्या हुआ, ईआईसी वर्सेस औरंगजेब। औरंगजेब इज दैट 40 years आदमी, ईआईसी इज लाइक 2 years बेबी इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ही क्रश्ड ईआईसी लाइक वेरी बैडली, जितनी बुरी तरीके से आप किसी को हरा सकते हो सोच लो कि इट वाज दैट, ह्यूमिलिएटेड, बहुत मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, बहुत मारा है। लेकिन ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ईआईसी का, ये पहला साइन। अच्छा, यहाँ पे औरंगजेब जीत जाएगा, क्रस्ड लिखना आप सीधा कि भाई ही क्रस्ड ईआईसी वेरी बैडली बिकॉज ही इज अ लैंड पावर। औरंगजेब मुगल सारा एट देयर पीक, हर तरीके से लड़ रहा है वो, लैंड पावर है। तो तुम कहाँ नेवी वाले आदमी कहाँ से उससे लड़ पाओगे, तुम्हें पानी चाहिए इतना इतना तब लड़ पाओगे, है ना, उससे शक्ति मिलती है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ, मतलब ईआईसी का जो ये पहला साइन आप बोलोगे तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एम्बिशन, है ना। सो इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ईआईसीज मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एम्बिशन। अभी तक तो सिर्फ ट्रेड कर रहे थे आप, नाउ दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, डायरेक्ट लड़ लिया इन्होंने मुगल बादशाह से। तो अब यहाँ पे अब ये शो कर रहा है कि मन में आपके है कि नाउ यू वांट टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर, आप भी अपना राज्य बनाना चाहते हो, दिस इज द फर्स्ट साइन, ठीक है। ईआईसी लॉस्ट बैडली। अब अगर औरंगजेब, देखो औरंगजेब वॉज वेरी ब्रूटल टू बी ऑनेस्ट, किसी को बख्शता नहीं था, लेकिन यहाँ पे ईआईसी को उसने माफ कर दिया पनिशमेंट देने की जगह पे। उसके रीजंस जानो, हाँ एग्जैक्टली उसके रीजंस बताता हूँ, ठीक है। तो ही पार्डन्ड ईआईसी, ठीक है। पार्डन बेसिकली ब्रिटिश वर्ड है माफ करने का, ठीक है। जनरली पनिशमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन किसी को पार्डन मिल रहा है, क्षमादान मिल रहा है, अनलेस यू आर राष्ट्रपति, है ना। तो इसने अपनी वो पावर होती ना राष्ट्रपति के पास अपने क्षमादान वाली, तो वो पावर यूज कर दी, ठीक है। अब रीजन देखो आप,
पहला रीजन इस माफी का, पैसे मांगे। कितना कितना 1.5 लाख पाउंड। ठीक, पहली बात। ठीक है, जब 1.5 लाख पाउंड मिल गए औरंगजेब को, बहुत पैसा, 1.5 लाख पाउंड वॉज अ ह्यूज अमाउंट। अभी मैंने बोला था कि उस टाइम के अगर पैसे को हम बात करें, जब नादिर शाह मतलब 17वीं सेंचुरी वाले पैसे को टाइम्स बाई 133 करोगे तो आज की वैल्यू मिल जाएगी। ये थोड़ा पहले की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू लगभग 200 गुना रही होगी। तो इसका अगर 200 टाइम्स करोगे तो आज की वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो ह्यूज अमाउंट। औरंगजेब खुश हो गया, इसकी वजह से ही अलाउड EIC टू कंटिन्यू व्हाट, ट्रेड। कि हम इतना पैसा कोई व्यापारी आपको दे दे तो आपको लालच आएगा कि हो सकता है फ्यूचर में फिर मिल जाए। अगर इसको आप भगा दोगे दोबारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, दुश्मन और बना लोगे। प्लस एक बात ये हो गई, इतना पैसा मिला तो दे अलाउड देम कि चलो ठीक है करते रहो व्यापार, पैसा वैसा देते रहना, मिठाई उठाई लाके पहुंचाते रहोगे, काम चलता रहेगा, है ना। अब देखो आप अनदर रीजन, जब आप किसी बच्चे को हरा दो तो ही इज नॉट अ थ्रेट टू यू, पहली बात। क्योंकि आपने EIC को इतनी बुरी तरीके से हराया, सो EIC वॉज नॉट अ पॉलिटिकल थ्रेट टू औरंगजेब। एक और रीजन, EIC वॉजंट पॉलिटिकल थ्रेट टू औरंगजेब। औरंगजेब को क्या चाहिए कि अगर मेरा कोई पोटेंशियल दुश्मन होगा उसी से लड़ूंगा। कोई पहले से ही मरा हुआ है तो उसको क्या डर उससे, उसको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है ना। EIC वॉजंट पॉलिटिकल थ्रेट टू औरंगजेब, AZ 5807। ठीक, अगर सोचो टाइम मशीन बन जाए, आकाश तुम जाके औरंगजेब को बता दो कभी मत छोड़, आगे बहुत मारेंगे, तेरे दादा परदादा तक जीने नहीं देंगे। है ना, सॉरी। ओ ना ना ना, अरे यार उसका देखो, फिर पूरी बात सुना करो। मोहम्मद आकाश खान। ठीक। कहेगा वो, क्या कहेगा, तो आकाश गए कहेंगे सलाम वालेकुम, कहेगा अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। अरे तो भाई वो पठान है। ही इज खत्री, खत्रीज आर डिफरेंट। ओके, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह का कोई चीज मतलब पसंद ना आए, है ना, मतलब कुछ ऐसा हो कि हाँ, हाँ कि तौबा तौबा, है ना। उसको अगर उसमें बोले हम, कह रहे तौबा तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया। हाँ नहीं पता है, मैं भी दरबार में था उसके ना। ठीक है, अजय कहाँ थे हम। ही वॉजंट अ पॉलिटिकल थ्रेट, ठीक है। एक और चीज देखो आप, मेन जो पैसा मिल रहा था औरंगजेब को, सोचो EIC से मिल रहा था या इंडियन ट्रेडर से मिल रहा था, जो इंडिया के मर्चेंट्स थे। इसको इस तरह से रिलेट करोगे आप, जो मेन अर्निंग थी, जो व्यापारी थे इसके आसपास औरंगजेब के, वो थे इंडियंस। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो यूल बी पेइंग टैक्स टू औरंगजेब। और अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप अपना सामान बेच किसको रहे हो, यूरोप को चाहिए सामान, हु इज बाइंग, EIC इज बाइंग दोस प्रोडक्ट्स। तो आपके जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो सामान बेच किसको रहे, EIC को। अगर आप EIC को एलिमिनेट कर देते हो, वो सामान बिकना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं। सीज आर नॉट वेरी सेफ, आप जा करके बेच के लाओगे तब पैसा मिलेगा, तब टैक्स पे करोगे, आप अपने घर में बेच ले रहे हो। तो EIC वॉज बाइंग मोस्ट प्रोडक्ट्स, है ना, क्योंकि ये ले जाके यूरोप में बेचते थे। मोस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन मर्चेंट्स EIC को बेच रहे हैं, और उस बेचने में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं औरंगजेब को। ठीक है, ये समझ आया ना। भाई कोई कंपनी है, मान लो एक डेयरी खुल गई आकाश तुम्हारे एरिया में, पूरे गांव का दूध खरीद रही है, पूरे गांव को रोजगार मिल गया। मान लो उस कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, गांव का कोई जमीन कब्जाने की कोशिश की, तो वहां पे गांव वाले ऐसा नहीं करेंगे कि रोजगार हटा दें, थोड़ा बहुत मार पीट के समझा देंगे कि दोबारा मत करना, बहुत मारूंगा, लेकिन एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पूरे गांव को रोजगार मिला हुआ है। सिमिलरली EIC इज बाइंग, आपके पूरे इंडिया का प्रोडक्ट खरीद रही है, ये अच्छे रेट पे खरीद रही है, घर में बिक जा रहा है आपको प्रोडक्ट।
अगर आप इसको हटा दोगे तो प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो औरंगजेब को पैसा कहाँ से जाएगा टैक्स का। समझ आया ना। इसीलिए ये भी एक रीजन था कि ईआईसी को एलिमिनेट नहीं किया गया, क्योंकि मेजर अर्निंग इंडियन मर्चेंट से हो रही है और इंडियन मर्चेंट्स बेस किसको रहे, एआईसी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसी के बाद क्योंकि ईआईसी को सस्टेन करवाना है, देन कम्स द थर्ड रॉयल फरमान 1691। औरंगजेब के टाइम में थर्ड रॉयल फरमान आता है। सोचो हराने के बाद ये बंदा रॉयल फरमान जारी कर रहा है। तो देयर वाज रॉयल फरमान 3। लिबरल ट्रेड याद है, यहां पे ड्यूटी फ्री ट्रेड। ठीक है, बंगाल सूबा में यू कैन डू ड्यूटी फ्री ट्रेड, पूरे बंगाल सूबा में। ठीक है, तो औरंगजेब ने यहां क्या अलाउ कर दिया, औरंगजेब द कोड इज 5807। इसमें इनको पूरे बंगाल सूबा में ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई। नाउ यू कैन डू ड्यूटी फ्री ट्रेड। क्योंकि रीजन समझो अब, मतलब यहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा तो उसने बोला कि सर इससे तो बहुत अर्निंग हो रही है, टैक्स पे कर रही होगी ना ईआईसी भी। लेकिन अगेन ईआईसी इज बाइंग दोज थिंग्स। मेजर आपके व्यापारी हैं जो आपको ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अगर रेशियो आप देखोगे ना तो ईआईसी इज द आउटसाइडर, वो तो खरीद रही है ना, वो वहां बेच थोड़ी रही है, तो उससे तो आपको कम मिल रहा होगा। लेकिन मेजर आपको आपके मर्चेंट से मिल रहा है, आसपास के जो लोग हैं। तो इनको अगर ट्रेड फ्री कर भी देते हो तो कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन ट्रेड फ्री तो कर दिया कहाँ पे, बंगाल सूबा में, द होल बंगाल सूबा। बट देर इज अ एनुअल रेट, एक एनुअल रेट आपको पे करना होगा एट एनुअल रेट ऑफ 3000 पाउंड्स। ठीक है, सॉरी रुपीज है ये, इट्स नॉट पाउंड, ज़्यादा हो जाएगा। 3000 रुपये आज का, उस टाइम का 200 कर लो तो बहुत ज़्यादा, कितना होगा, 60,000, 60,000, 6 लाख, जो भी हो, मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे ठीक है भाई, टाइम्स बाई 200 ही तो करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर रीजन लिखना चाहो ये टैक्स फ्री करने का रीजन, क्योंकि बिकॉज मेन अर्निंग इज फ्रॉम इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मर्चेंट्स, जो आपकी मेन अर्निंग है। तो इनको ड्यूटी फ्री कर देते हो तो दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट, स्टिल दे आर बाइंग द थिंग्स फ्रॉम इंडिया। तो उससे जो भी मार्जिन प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं उस पर वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं ऑलरेडी, इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग दैट अमाउंट। ठीक है, एक तो ये फैक्टर रहा कुछ। ठीक है ना, ईआईसी को क्या मिल रहे हैं, बेसिकली फायदे मिल रहे हैं ना कि नहीं। औरंगजेब खुश है कि भाई हाँ पैसा दे रहे हो तुम। अब देखो सेकंड फैक्टर, द राइज ऑफ ब्रिटिश फ्रेंच, सॉरी राइवलरी। टाइम है ना, हाँ बहुत है। पहला फैक्टर वो था, सेकंड फैक्टर आप लिखोगे राइज ऑफ फ्रेंच एंड, पहला कि डायरेक्ट लड़ाई हो गई औरंगजेब से, हार गई, स्टिल दे आर अलाउड टू डू द ट्रेड। पहली बात, औरंगजेब के टाइम में ट्रेड करने की वो मिल गई, ड्यूटी फ्री मिल गया। एक तो ये रीजन, धीरे धीरे भाई ट्रेड करते करते पैसा होगा ज़्यादा, एस्टेब्लिश होते जाओ, औरंगजेब मरेगा, यू विल बी स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देमसेल्फ, है ना। हाँ, राइज ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश राइवलरी, इसने कैसे हेल्प की ये देखो आप अब। दिस इज द सेकंड फैक्टर। ठीक है, ओके ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अरे बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये दोबारा बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंच एक देखो, किसी ने जो एम्पायर वाला सिस्टम निकाला ना, डिवाइड एंड रूल वाला है एम्पायर वाला, या कि किस तरह से साम्राज्य बनाया जाए, एम्पायर स्टैब्लिश किया जाए, देयर वाज अ गाय नेम ड्यूप्लीएक्स। नाम सुना किसी ने, मास्टरमाइंड, स्मार्टेस्ट गाय इन द हिस्ट्री ऑफ, इस तरह के, मतलब ब्रिटिश एंड फ्रेंच की बात करोगे, सो ही वाज द स्मार्टेस्ट गाय। तो ड्यूप्लीएक्स क्या करेगा, उसने रास्ता दिखा दिया, टॉर्च बियरर, उसने तरीका बता दिया कि लो बेटा ब्रिटिश बाद में वही चीज़ आकर के कॉपी करेंगे। तो फ्रेंच गवर्नर था ड्यूप्लीएक्स, बाद में पौंडीचेरी का गवर्नर बनेगा। ठीक है, 1742 में, हाँ पौंडीचेरी का गवर्नर बनेगा।
और ब्रिटिशर्स को हराएगा। इंडिया में ब्रिटिशर्स को फ्रांस हरा देगा, लेकिन पैरेलली यहाँ इंडिया में ब्रिटिश हार गए, पैरेलली होगा क्या? अच्छा, ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट भी आपको समझाऊंगा मैं। ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट, यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा होगा, जहां पे फ्रांस और इंग्लैंड की राइवलरी ऑलरेडी है, ठीक, जिसके छींटे पड़ रहे हैं इंडिया पे और नॉर्थ अमेरिका पे और सेंट्रल अमेरिका पे। अमेरिका में ब्रिटिशर्स जीत गए, इंडिया में फ्रेंच जीत गए, ठीक। अब दो जगह जीत गए क्योंकि अमेरिका स्ट्रेटेजिकली फ्रांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ ट्रेड हो जाएगा। तो ये लौटा देंगे मद्रास वाला पूरा रीजन ब्रिटिशर्स को इंडिया में, और उसके बदले ब्रिटिशर्स अमेरिका का पूरा रीजन दे देंगे फ्रांस को, ठीक। देयर विल बी अ ट्रीटी एक्स दे चैपल, चप्पल, हाँ, एक्स दे चप्पल, ठीक, कि ना रहेगा चप्पल ना बजेगी बांसुरी वाला सीन। कुल्हाड़ी का चप्पल काट दो। देखो इसको याद करने का बहुत तरीका। तो मैं तो मेरे दादाजी, अगर मैं और मेरे भाई किसी चीज़ पे लड़ ले तो कहते थे कुल्हाड़ी लो काट के खत्म कर दो, झंझट खत्म। तो एक्स दे चप्पल, एक चप्पल था जिसको लेके दो भाई में लड़ाई हो गई, उन्होंने बोला अगर ना रहेगा चप्पल, सो देयर विल बी ट्रीटी ऑफ एक्स दे चप्पल। अंदर एक और तरीके से याद रख सकते हो, जैसे अगर आप कोई चीज़ फेंको तो इसे कुत्ते फेंच करके लाते हैं ना, तो कुत्तों का नाम एलेक्स वगैरह रख देते हैं लोग, एलेक्स से नाम एक्स बढ़ गया, आपने चप्पल फेंका, कहा एक्स दे चप्पल। किसी भी तरीके से याद रख सकते हो भाई इसको, बट हाँ इस तरह से याद रखोगे भूलेगा नहीं। तो ये ट्रीटी थोड़ी सी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें रही, एंड देन इस तरह से फिर आ जाएंगे हम कर्नेटिक वॉर पे। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर होगा जिसमें कौन जीतेगा? फ्रांस। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, फ्रांस विल वन दैट वॉर। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ठीक है। चलो आज 6 मिनट पहले जा रहे हैं, कल ज़्यादा टाइम नहीं एक्स्ट्रा लूंगा, आधा घंटा, ठीक। ठीक, आएंगे ही नहीं कह दो। सब ठीक है, ठीक। ओके, ऑनलाइन वालों आप भी जा सकते हो, दैट्स इट।